कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और साथ ही साथ वो गुस्से से बोल रहा होता है, मैं अपनी इस जिंदगी में भी नाकामयाब रहा। लेकिन तभी वहां पर एक छोटी लड़की आ जाती है जो कि उस बूढ़े आदमी को ओल्ड मैन सीओ बुलाते हुए कहती है, आपकी तबीयत अब कैसी है? आगे से वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैं ठीक हूँ। फिर वो छोटी लड़की उस बूढ़े आदमी को खाना देते हुए कहती है, ये लीजिए, इसे मेरी मदर ने भिजवाया है। आगे से वो बूढ़ा आदमी उस लड़की से शुक्रिया कहता है। फिर वो लड़की भी खाना रख कर वहां से चली जाती है। फिर वो बूढ़ा आदमी उस लड़की के जाने के बाद वापस से खुद को कोसने लगता है और खुद को कोसते हुए कहता है, मुझे इस दुनिया में आए पूरे 50 साल हो चुके हैं, मगर मैं इस दुनिया में भी एक लूजर हूं, जैसा कि मैं अपनी पिछली लाइफ में था। फिर कहानी का राइटर हमें बताता है, इस बूढ़े आदमी का नाम सीओ है और ये इस बूढ़े आदमी की दूसरी लाइफ है। अपनी फर्स्ट लाइफ में ये एक अर्थ पर रहने वाला सिविलाइज्ड पर्सन था, मगर एक दिन सीओ अपने साथियों के साथ गाड़ी से कंपनी की ओर जा रहा था, मगर अचानक से रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से सीओ और उसके सभी साथियों का एक्सीडेंट हो गया और सब कुछ बदल गया। फिर जब सीओ की आंख खुली तो सामने एक काफी स्ट्रेंज सी दुनिया थी, जहां पर कि वो अपने सामने देखता है एक 7 फुट लंबी लोमड़ी को, जिसकी की 3 पूंछ होती है, 2 मुंह वाले जायंट स्नेक को, और यही नहीं बल्कि ऐसे लोगों को भी जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं। फिर सीओ को पता चलता है कि वो हेवनली वर्ल्ड नाम की एक नॉवल में रिग्रेस हो गया है, जिसे कि वो अपनी पिछली लाइफ में पढ़ा करता था। फिर कहानी का राइटर हमें बताता है कि सिर्फ सीओ ही इस हेवनली वर्ल्ड नॉवल में रिग्रेस नहीं हुआ था, बल्कि उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठे सभी लोग भी इस दुनिया में आ गए थे। और हम देखते हैं सीओ के सभी साथियों को रिग्रेस होते ही कई सारी यूनिक पावर्स मिलती है, जिससे कि डिवाइन बीइंग्स उन्हें अपने साथ अपने सेक्टों में ले जाते हैं। मगर वहीं सीओ और उसका पिछली लाइफ का बेस्ट फ्रेंड, जिसका कि नाम किम था, उन दोनों को ही इस मार्शल वर्ल्ड में रिग्रेस होने के बाद भी कोई टैलेंट नहीं मिला। फिर हम सीओ को देखते हैं जो कि कहता है, मुझ में और मिस्टर किम में किसी भी तरह की स्पेशल एबिलिटीज नहीं थी, और फिर खुद के सर्वाइवल के लिए हम दोनों ने लेबर का काम करना शुरू कर दिया। फिर यूं ही 6 महीने बीत गए। मिस्टर किम ने मुझसे कहा, मैं इस तरह मजदूर बनकर अपनी पूरी जिंदगी नहीं काट सकता। ये बोलकर एक दिन मिस्टर किम ने अपने सभी पैसों को इकट्ठा करके एक 3rd ग्रेड की मार्शल आर्ट बुक खरीद ली और 3 महीनों के अंदर ही उसने उस किताब में दी हुई टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया और वो एक फुल फ्लेज मार्शल आर्टिस्ट बन गया। फिर वो ऐसे ही धीरे धीरे और भी टेक्निक्स को मास्टर करता गया और फिर एक दिन जब वो एक काफी पावरफुल वॉरियर बन गया, तब वो भी जियांगू यानी अपर वर्ल्ड के लिए निकल गया और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ गया। मैं उस दिन से आज तक इसी उम्मीद में बैठा रहा कि शायद मेरे साथ भी कभी कुछ स्पेशल होगा और मेरी लाइफ भी मेरे बाकी कॉलीग्स की तरह अच्छी हो जाएगी। मगर 50 साल बीत गए और कुछ भी नहीं बदला। मैं अब 50 साल का हो चुका हूँ और मेरा शरीर इतना कमजोर है कि मैं इस ठंड से ठिठुर ठिठुर कर मर रहा हूँ। और मेरी किस्मत तो इतनी खराब है कि जब मैं इस दुनिया में रिग्रेस हुआ, तब कुछ लुटेरों ने मेरी सोप बनाने की रेसिपी को भी छीन लिया, जो कि मैंने अर्थ पर इन्वेंट की थी। उन्होंने मेरा बिजनेस आइडिया भी चुरा लिया। सच में मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। अब आखिर में मैं यहाँ ठंड से मर रहा हूँ। आखिर मैं कोई चोजन वन क्यों नहीं था? अगर मुझे चोजन वन नहीं भी बनाया गया तो आखिर क्यों मेरी सभी चीजें भी छीन ली गईं? अब मुझ में इतनी भी एनर्जी नहीं बची कि मैं अपनी आंखों को खोल पाऊं। ये बोलते वक्त उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और साथ ही साथ उसकी आंखें भी बंद हो रही होती हैं और अगले ही पल वो वहां पे मर जाता है। मगर असली कहानी तो अब शुरू होगी, सीओ की भी और इस सीरीज की भी। चलो तो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। हम देखते हैं सीओ वापस से रिग्रेस होकर अपनी सेकेंड लाइफ की स्टार्टिंग में आ जाता है, मगर इस बार सीओ के पास भी एक स्पेशल एबिलिटी होती है और अब की बार सिर्फ वही रिग्रेस नहीं होता, बल्कि उसके सभी साथी भी वहां पर वापस से आ जाते हैं। फिर सीओ खुद को देखकर कहता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? और ये कपड़े तो। इतना बोलते ही उसे एक बात का एहसास हो जाता है कि वो वापस से मार्शल वर्ल्ड में रिग्रेस हो गया है। तभी उसके बाकी के साथियों को भी होश आ जाता है। वहीं हम सीओ को देखते हैं जो कि खुद की बॉडी को ऑब्जर्व करने के बाद ये रियलाइज करता है कि अब उसके पास भी चांस है अपनी फेट को बदलने का। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब आएगा असली मजा, क्योंकि मैंने गेन की है पावर ऑफ रिग्रेशन। तभी हम एक ऑरेंज शर्ट पहने आदमी को देखते हैं जो कि होश में आते ही घबराते हुए कहने लगता है, आखिर ये हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग तो गाड़ी में थे ना? लेकिन उसके पीछे खड़ा सीओ सोच रहा होता है, ये तो वही दिन है जिस दिन की हम मरने के बाद इस अनोखे से वर्ल्ड में रिग्रेस हो गए थे। फिर वो थोड़ा इमोशनल होते हुए खुद से कहता है, मगर पिछली बार जो इस दुनिया में मैंने 50 साल बिताए थे, सच में उन्हें भुलाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी वहां खड़ा एक आदमी पीछे से सीओ को आवाज लगाता है, मगर हम देखते हैं सीओ कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि वो तो अपनी ही सोचों में खोया हुआ होता है। और यूं
सीईओ को कोई जवाब ना देता देख उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो बड़े ही गुस्से से सीईओ के कंधे पर हाथ रखकर सीईओ से कहता है, सीईओ क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? आगे से सीईओ पोलाइटली कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ सोच रहा था। मगर वो पर्सन सीईओ के फेस पर एक जोरदार पंच मार देता है। वहां खड़े बाकी लोग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पंच खाने के बाद सीईओ ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं वो आदमी सीईओ के आगे खड़ा होकर सीईओ से कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, अगर तुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो तू गाड़ी चला क्यों रहा था? तेरी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ है और अब पता नहीं हम ये कहाँ अजीब सी जगह पर आ गए हैं। फिर कहानी का राइटर हमें बताता है कि जो ये पर्सन सीईओ को मार रहा है उसका नाम रियो है और वो पिछली लाइफ में सीईओ की कंपनी का चीफ मैनेजर था। फिर रियो सीईओ से कहता है, लगता है तुम चाहते हो कि वापस जाने के बाद मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूं। आगे से हम सीईओ को देखते हैं जो कि अपनी पुरानी यादों को याद करके सोचने लगता है, रियो सच में एक कमीना है, इसने मेरी पास्ट लाइफ में भी मुझे बहुत तंग किया था। तभी वहां एक दूसरा पर्सन आकर रियो को शांत करने लगता है। मगर हम देखते हैं कि रियो अभी भी लगातार सीईओ को गालियां दे रहा होता है। वहीं सीईओ सोच रहा होता है, ये कमीना मुझे अपने बदले का भी काम दे दिया करता था, जिससे कि मुझे ऑफिस से घर जाने में काफ़ी देरी हो जाती थी। और ऊपर से जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तब भी इसी कमीने ने मुझे ड्राइविंग करने को कहा था और अब ये मुझ पर चिल्ला रहा है। ये सब सोचने के बाद सीईओ खुद से कहता है, मैं वापस से अपने उन 50 सालों को उसी तरह से नहीं जीना चाहता। पिछली बार जब मैं इस वर्ल्ड में आया था तब मैंने इस कमीने से सबके सामने माफ़ी मांगी थी, जबकि मैं जानता था कि मैं गलत नहीं हूँ। फिर कुछ लुटेरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया, मगर मैंने उन लोगों के आगे भी बिना गलती के माफ़ी मांग ली। इसी तरह से मैंने अपनी पिछली पूरी जिंदगी सभी लोगों से माफ़ी मांगते हुए निकाल दी, मगर बदले में मुझे मिली एक दर्दनाक मौत। लेकिन अब इस लाइफ में मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, मैं बिना गलती के किसी से भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये सोचने के बाद सीईओ उठकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही स्टाइल से चीफ मैनेजर रियो से कहता है, रियो मैं जानता हूं कि तुम थोड़े से बेवकूफ़ हो, लेकिन अभी इन सब चीज़ों का समय नहीं है। हमें पहले इस बात का पता करना चाहिए कि आखिर अभी हम लोग हैं कहाँ पर। मगर रियो सीईओ की बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फिर से सीईओ के मुंह पर एक पंच मार देता है। मगर इस बार पंच खाने के बाद सीईओ को भी अब गुस्सा आ जाता है। फिर अगले ही पल सीईओ भी रियो के मुंह पर एक काफ़ी ज़ोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं सीईओ के उस एक ही पंच से रियो की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उसका मुंह भी सूज जाता है। वहीं साइड में खड़े बाकी के लोग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीईओ अपनी पुरानी यादों को याद करके और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो रियो की छाती पर बैठकर लगातार उसके चेहरे पर पंचेस मारने लगता है। हम देखते हैं उन पंचेस को खाकर रियो के मुंह से काफ़ी खून निकलने लगता है और वो रोते हुए सीईओ से माफ़ी मांगने लगता है। ये देखकर सीईओ सोचने लगता है, ये दुनिया अच्छे लोगों की नहीं है, यहाँ पे अगर तुम्हें कुछ भी कॉन्कर करना है तो तुम्हें वायलेंस का सहारा लेना ही पड़ेगा। फिर ये सब सोचने के बाद सीईओ रियो को छोड़ देता है और उसके ऊपर से खड़ा हो जाता है। फिर वो खुद से कहता है, मैं इस जिंदगी में अपनी फेट को बदल कर रहूंगा, फिर चाहे मुझे कितना भी क्रूअल बनना पड़े। वहीं दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि अपने सिर को पकड़कर जमीन पर बैठा हुआ होता है और दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी वहां एक दूसरा पर्सन आ जाता है और वो सीईओ से कहता है, सीईओ आखिर तुम खुद के ही कलीग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मगर हम देखते हैं कि सीईओ उस पर्सन से बड़े ही कैजुअली कहता है, मुझे माफ़ करना, वो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। फिर सीईओ सभी लोगों से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरी गलती की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। आगे से डायरेक्टर किम कहते हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कौन सा ये सब जानबूझकर किया है, मगर तुमने अभी गुस्से में आकर मैनेजर रियो को कुछ ज़्यादा ही पीट दिया है, तो तुम्हें उनसे एक बार ज़रूर से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वहीं सीईओ मन में सोच रहा होता है, मुझे हर हाल में डायरेक्टर किम से बनाकर रखनी होगी क्योंकि पिछली बार जब उसने मार्शल आर्ट को सीखना शुरू किया था तब इसने काफ़ी जल्दी ही काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था, ये काफ़ी बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बन गया था, तो अगर मैं इससे बनाकर रखूंगा तो क्या पता कब ये मेरे काम आ जाए। फिर डायरेक्टर किम की बात सुनने के बाद हम देखते हैं सीईओ अपना हाथ बढ़ाकर रियो से माफ़ी मांगने लगता है, मगर रियो सीईओ को देखते ही गुस्से में उसे गाली देने लगता है। रियो को गाली देता देख सीईओ भी उसे गुस्से में घूरने लगता है और सीईओ के बस घूरने भर से ही हम देखते हैं कि रियो डरकर अपना मुंह नीचे की ओर कर लेता है। फिर अगले सीन में हम डायरेक्टर किम को देखते हैं जो कि अपने सभी कॉलीग से कहते हैं, क्यों न दोस्तों हम इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करें और आसपास में किसी विलेज को ढूंढें। वहीं पीछे खड़ा सीईओ डायरेक्टर किम की बात सुनकर मन में कहता है,
डायरेक्टर किम, आप जो कह रहे हैं वो काफ़ी लॉजिकल है, मगर इस वर्ल्ड में लॉजिक और कॉमन सेंस की कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इमॉर्टल्स रहते हैं जो कि इमॉर्टैलिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस वर्ल्ड का सिर्फ एक ही रूल है, और वो है कि ताकतवर ही कमज़ोरों पर राज करता है। फिर वो सभी आगे की ओर चलने लगते हैं। आगे चलते हुए सीईओ हमें बताता है कि इस फॉरेस्ट का नाम असेंशन पाथ है, और असल में इसके आसपास के इलाके में कोई भी विलेज नहीं है। अगर कुछ है तो वो है मिथिकल बीस्ट्स और इमॉर्टल कल्टिवेटर्स। फिर सीईओ डायरेक्टर किम से कहता है, डायरेक्टर किम, रात होने वाली है, तो क्यों ना हम पहले आज की रात गुजारने के लिए किसी जगह को ढूंढ लें। आगे से डायरेक्टर किम कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। ये कहने के बाद अचानक से डायरेक्टर किम वहां खड़े सभी लोगों से पूछते हैं, आखिर हमारी कार कहाँ पर है? उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि अब हमारे काम आ सकती हैं। इस बात को सुनकर सीईओ मन में सोचता है, अब मैं इन लोगों को कैसे बताऊं कि वो कार हमें पिछली बार भी ढूंढने पर नहीं मिली थी। मुझे तो लगता है वो कार इस वर्ल्ड में आई ही नहीं। तभी डायरेक्टर किम कहते हैं, चलो पहले हम उस कार को ढूंढते हैं। फिर वो सभी दो टीम बनाते हैं, जिसमें कि एक टीम रात बिताने के लिए जगह ढूंढती है और दूसरी टीम कार को ढूंढने लगती है। फिर हम देर रात का सीन देखते हैं, जहां पर कि वो सभी एक जगह पर आग जलाकर बैठे हुए होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, जब हम उस लैंडस्लाइड से टकराए तब हम सभी उस कार के अंदर ही थे, और फिर हम यहाँ इस अजीब सी जगह पे आ गए। मगर सोचने वाली बात यह है कि इस बीच वो कार कहाँ गायब हो गई। आगे से डायरेक्टर किम कहते हैं, यहाँ कुछ तो अजीब है। फिर वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी वहां बैठी एक लड़की कहती है, इसका टेस्ट तो बिल्कुल कैशू नट्स जैसा है। आगे से सीईओ कहता है, तुम जितना चाहे उतना खा सकती हो, मेरे बैग में ये और भी पड़े हैं। तभी हम डायरेक्टर किम को देखते हैं, जो कि सभी से कहते हैं, हालांकि हम सभी लोग काफ़ी सीरियस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मगर फिर भी हम यहाँ पर कितने मज़े कर रहे हैं, और ये सब सिर्फ जूनियर मैनेजर सीईओ की वजह से हो पा रहा है। अच्छा हुआ कि उनके बैग में कुछ स्नैक्स पड़े हुए थे। तभी वापस से हम उसी लड़की को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए कहती है, हमें सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि जगह ढूंढने के लिए भी जूनियर मैनेजर सीईओ का शुक्रिया करना चाहिए। तभी वहां बैठी बाकी लड़कियां भी सीईओ की तारीफ करने लगती हैं। वहीं हम सीईओ को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है, सच में कितने समय बाद मुझे इतनी अप्रिशिएशन मिली है। फिर नेक्स्ट सीन हम सुबह का देखते हैं, जहां पर कि हम देखते हैं उन लोगों की केव के बाहर एक डीमन फॉक्स आ जाती है। उस डीमन फॉक्स को देखते ही सीईओ फटाफट से अपने घुटनों पर बैठकर उस डीमन फॉक्स से घबराते हुए कहता है, मैं जंगल की रानी को अपनी ग्रीटिंग्स पेश करता हूं। आगे से वो फॉक्स सीईओ को देखकर कहती है, तुम्हारे जिस्म से तो काफी अलग सी खुशबू आ रही है। मुझे हजारों साल हो चुके हैं, मगर आज तक किसी भी इंसान से मुझे इस तरह की खुशबू नहीं आई। तभी हम मिस जूली को देखते हैं, जो कि नींद से उठकर गुफा से बाहर आने लगती है, और जैसे ही वो गुफा से बाहर आती है, वो देखती है एक काफी बड़ी लोमड़ी को, जो कि बोल रही होती है। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, और उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। मगर जैसे ही वो लोग भी उस डीमन फॉक्स को देखते हैं, वो सभी लोग भी काफी ज्यादा डरने लगते हैं, और वो सभी लोग मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्लाने लगते हैं। तभी हम सीईओ को देखते हैं, जो उन सभी लोगों से चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम सभी लोग कर क्या रहे हो? जल्दी से अपने घुटनों पर बैठकर फॉरेस्ट की गॉडेस को रिस्पेक्ट शो करो। तभी आगे से वो डीमन फॉक्स कहती है, मैंने आज तक जितने भी ह्यूमंस को देखा है, उनमें से किसी में भी मैनर्स नहीं थे, और वो सबके सब काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ थे। वो सभी ही मुझसे काफ़ी रूडली पेश आते थे, और फिर आखिर में मैं उन सभी ह्यूमंस के मांस को नोच नोच कर खाया करती थी। ये बोलकर वो सीईओ की तरफ देखती है और कहती है, लेकिन तुम उन सबसे अलग हो। तुम जानते हो कि आखिर एक गॉडेस को कैसे ट्रीट करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी दोस्तों को जिंदा छोड़ रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरी टेरिटरी में रहने के लिए तुम्हें कुछ तो प्राइस पे करना ही पड़ेगा। अगर तुम में से कोई भी मुझे अपना एक हाथ काट कर दे देता है, तो मैं तुम सबको मेरे इस फॉरेस्ट में कुछ दिन रहने दूंगी। वहीं हम सीईओ को देखते हैं, जो कि मन ही मन सोच रहा होता है, पिछली बार भी जब हम इस दुनिया में रिग्रेस हुए थे, तब भी हमारा सामना इसी डीमन फॉक्स से हुआ था। तब मैंने सीखा था कि आखिर इसे कैसे ट्रीट करना है। वहीं दूसरी तरफ डीमन फॉक्स उन सबसे बोलती है, आखिर अब तुम में से कौन मुझे अपना हाथ देगा? ये बोलते हुए उस डीमन फॉक्स के मुंह से लार टपक रही होती है। वहीं हम सीईओ को देखते हैं, जो कि उस फॉक्स को देखकर सोच रहा होता है, हम में से किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही होगा। क्या ये सैक्रिफाइस मुझे करना चाहिए? क्योंकि वैसे भी 2 दिन के बाद यहाँ इस जगह पर कल्टिवेटर्स अपीयर होने वाले हैं। वो लोग मेरे हाथ को वापस से हील कर देंगे। फिर वो नीचे जमीन की तरफ देखकर खुद से बोलता है, और वैसे भी मैंने इस हर्ब को यहाँ इस जंगल में पहले ही ढूंढ लिया था। इसे खाने से मेरा दर्द भी कम हो जाएगा।
और वैसे भी इस हाथ के बदले मुझे फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ये सोचने के बाद सीईओ अपने हाथ को उस फॉरेस्ट गॉडेस की तरफ करते हुए बोलता है, गॉडेस मैं आपको अपना हाथ ऑफर करता हूँ। वहीं पीछे खड़े उसके सभी सबॉर्डिनेट्स भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। आगे से वो डीमन फॉक्स सीईओ से कहती है, तुम एक काफ़ी समझदार लड़के हो, तुम जानते हो आखिर मैनर्स किसे कहते हैं, इसीलिए मैं भी कोशिश करूंगी कि तुम्हें दर्द कम से कम हो। ये बोलने के बाद वो सीईओ के हाथ को खा जाती है। वहीं हम सीईओ की हालत को देखते हैं, जो कि दर्द से पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। सीईओ की ऐसी हालत को देखकर उसके सभी साथी भी डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। हम वापस से सीईओ को देखते हैं, जो कि अगले ही पल उसके साइड में पड़ी हर्ब को उठाकर खा जाता है। वो उस हर्ब को खाते हुए कह रहा होता है, सच में ये दर्द मौत से भी भयानक है, लेकिन अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो मुझे ये सब करना ही होगा। इतने में वो उस पूरी हर्ब को खा जाता है और हम देखते हैं उस हर्ब को खाने के बाद उसका दर्द अब काफ़ी हद तक गायब हो जाता है। लेकिन तभी वो फॉक्स डीमन सीईओ से कहती है, मैंने सोचा था कि तुम्हारी स्मेल सभी ह्यूमन से डिफरेंट है, तो शायद तुम्हारा टेस्ट भी उन सभी ह्यूमन से बेहतर होगा, मगर नहीं, तुम्हारा टेस्ट तो बाकी ह्यूमंस जैसा ही है, या यूं कहूं कि उनसे भी बुरा। आगे से सीईओ उस डीमन फॉक्स से कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो फॉक्स डीमन उन सभी लोगों से कहती है, तो चलो अब मैं भी अपने किए हुए वादे के हिसाब से तुम्हें अपनी इस टेरिटरी में पूरे 7 दिन रुकने की परमिशन देती हूँ। अब से तुम्हें ये 7 दिन यहाँ कोई भी परेशान नहीं करेगा। ये बोलकर वो डीमन फॉक्स वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सीईओ के बाकी सभी सबॉर्डिनेट्स सीईओ के पास आ जाते हैं और सीईओ को वापस से केव के अंदर ले जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग केव के अंदर आ जाते हैं। फिर सीईओ उन लोगों को बताता है कि आज सुबह जब वो उठकर केव से बाहर गया तो उसने देखा वहां पर उस डिमोनिक फॉक्स को। फिर वो आगे कहता है, उस फॉक्स ने मुझे बताया कि हम अभी म्यूरिम वर्ल्ड में हैं। इस बात को सुनकर डायरेक्टर किम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या हम सच में म्यूरिम वर्ल्ड में हैं? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? आगे से सीईओ कहता है, इन सब बातों को छोड़ो, वैसे भी अब मैंने अपना एक हाथ उस डीमन फॉक्स को दे रखा है, तो हम आगे के 7 दिन यहाँ पर सेफ रहेंगे। आगे से डायरेक्टर किम कहते हैं, क्या सिर्फ एक हफ्ता? मगर उसके बाद हम क्या करेंगे? सीईओ कहता है, अभी हमें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी अब मेरी आंखें बंद हो रही हैं, तो मैं यहाँ कुछ देर के लिए रेस्ट कर रहा हूँ। ये बोलते ही सीईओ बेहोश हो जाता है। वहीं फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो सभी लोग बाहर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी रियो वहाँ खड़े सभी लोगों से कहता है, जूनियर मैनेजर सीईओ का अब हाथ जा चुका है, वो तो पूरी तरह से यूजलेस हो चुके हैं। लेकिन तभी एक दूसरा पर्सन कहता है, मगर उसी ने हमें यहाँ पर खाने को खाना दिया और रहने के लिए केव भी ढूंढी। आगे से रियो कहता है, फिर तो हमें उस सीईओ से जल्द सब कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब वो हमारे किसी काम का नहीं है। वैसे भी वो अपने उस कटे हुए हाथ के साथ ज्यादा दिन इस म्यूरियम में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे केव में खड़ा सीईओ भी उन सभी की बातों को सुन रहा होता है। फिर रियो के साथ खड़ा एक दूसरा पर्सन कहता है, मैनेजर रियो, लेकिन हमें उस ट्रैश को अपने साथ ही रखना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते के बाद वो डीमन फॉक्स फिर से यहाँ पर अपीयर होगी, तब वापस से हमें सर्वाइव करने के लिए एक हाथ देना होगा। तो इसमें वो यूजलेस सीईओ हमारे काम आ सकता है और हमें इससे और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा इस जंगल से बाहर निकलने के लिए। वहीं पीछे खड़ा सीईओ सोच रहा होता है, ये सभी आखिर कितने कमीने हैं, ये उस फॉक्स से टाइम बाय करने के लिए वापस से मेरा यूज करना चाहते हैं, ये चीज तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बोलने के बाद वो जमीन से एक पत्थर को उठा लेता है और उस पत्थर को उठाकर कहता है, मैंने इन आखिरी के 50 सालों में सभी लोगों से मार खा खाकर वायलेंस सीखा है, मैं आसानी से इस कमीने रियो को अपने इस हाथ की मदद से भी मार सकता हूं, तो क्या मैं इसे मार दूं? लेकिन फिर वो वापस उस पत्थर को जमीन पर रखकर कहता है, अगर मैं अभी रियो को मार देता हूं तो मेरी क्रूएल्टी को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाएंगे, जिससे कि डायरेक्टर किम से भी मेरा रिलेशन खराब हो सकता है। लेकिन तभी डायरेक्टर किम की आवाज आती है, जिसमें कि वो रियो से कह रहे होते हैं, रियो, आखिर तुम ये क्या स्टूपिड बातें कर रहे हो? इस बात को सुनकर सीईओ सोचता है, हाँ मगर यहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी हैं। फिर वो वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उन सभी लोगों का एनकाउंटर अब 2 सर वाले लाल रंग के स्नेक से होता है और वो स्नेक उन सभी लोगों से कहता है, अगर तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो तुम में से किसी को मुझे पीने के लिए अपना थोड़ा सा ब्लड देना होगा। तभी हम चीफ युआन को देखते हैं, जो कि आगे आकर उस स्नेक से कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, तुम मेरे ब्लड को पी सकते हो। मगर जैसे ही वो स्नेक चीफ युआन के ब्लड को पीता है, वो स्नेक उल्टी कर देता है और वहां से जाते हुए कहता है, आखिर ह्यूमंस का ब्लड इतना बुरा कब से होने लग गया? वहीं इस बात को सुनकर सीईओ मन ही मन कहता है, क्योंकि ये ब्लड 21वीं सेंचुरी के इंसान का है,
जिसके की अंदर काफ़ी सारा निकोटीन और कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। ये पहले के ह्यूमन ब्लड की तरह प्योर नहीं है। हम चीफ युआन को देखते हैं, जिनकी की हालत दर्द से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। चीफ युआन को दर्द से जूझता देख सीओ रियो से कहता है, रियो मेरे साथ चलो, हमें चीफ युआन के लिए पेन रिलीविंग हर्ब को ढूंढने के लिए साथ जाना चाहिए। आगे से रियो बड़े ही गुस्से में कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से बुलाने की। आगे से सीओ कहता है, वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यहाँ पर खाना सिर्फ मेरे पास है, और जैसी तुम हरकतें कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी इन हरकतों के बाद तुम्हें कुछ भी खाने को दूंगा। इस बात को सुनकर रियो बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर सीओ आगे कहता है, वैसे अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मैं हर्ब्स के साथ साथ तुम्हें कुछ ऐसे फ्रूट्स भी बताऊंगा जिन्हें कि हम खा सकते हैं। इस बात को सुनकर रियो कहता है, क्या सच में? तभी आगे से सीओ रियो के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे बड़े ही कोल्ड तरीके से कहता है, वो क्या है ना, नेक्स्ट वीक मैं अपने दूसरे हाथ को भी उस फॉक्स को देने वाला हूं, तो मेरे पीछे यहाँ पे कोई तो होना चाहिए जो कि जानता हो कि आखिर इस फॉरेस्ट में सर्वाइव कैसे करना है। इस बात को सुनकर आगे से रियो कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा भी रहा होता है और वो घबराते हुए सोच रहा होता है, यही तो मैं चाहता था, मगर इसे इन सब बातों का कैसे पता। फिर वो घबराते हुए सीओ से शुक्रिया कहता है। वहीं सीओ मन ही मन सोचता है, किस बात का शुक्रिया? वैसे भी जो भी नॉलेज मैं तुम्हें दूंगा उससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो डेमोनिक फॉक्स हमसे अब दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाली। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों फ्रूट्स तोड़ रहे होते हैं। सीओ रियो को बता रहा होता है कि कौन सा फ्रूट खाने लायक है और कौन सा पॉइजनस, मगर फिर सीओ चिल्लाकर कहता है, बेवकूफ़ रियो, मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया है कि वो वाला फ्रूट पॉइजनस है, मगर तुम फिर भी बार बार उसी को तोड़ रहे हो। क्या तुम हम सबको मारना चाहते हो? आगे से रियो घबराते हुए माफ़ी मांगने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में सीओ रियो से गड्ढा खोदने को कहता है और गड्ढे को खुदवाते हुए सीओ कहता है, ऐसे ही खोदते रहो कि तुम्हें ज़रूर से नीचे की तरफ वो पेन रिलीविंग हर्ब मिल जाएगी। फिर कुछ देर यूं ही गड्ढा खोदने के बाद रियो की हालत थक कर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और रियो सीओ से कहता है, मुझे लगता है कि मुझे अब कुछ देर रेस्ट करना चाहिए। मैं काफ़ी देर से इस गड्ढे को खोद रहा हूँ, जिससे कि मेरी बॉडी अब पूरी तरह से टायर्ड हो गई है। रियो की बात सुनकर सामने खड़ा सीओ सोच रहा होता है, मेरी पहली लाइफ में ये भी मेरे साथ इसी तरह का सलूक किया करता था, मुझसे ऑफिस में देर रात तक काम करवाया करता था। ये सोचने के बाद सीओ रियो से कहता है, हमारे पास आराम करने का समय नहीं है, वैसे भी रात होने वाली है, हमें जल्द से जल्द उस हर्ब को ढूंढकर वापस अपनी केव में जाना होगा। फिर बेचारा रियो वापस से गड्ढा खोदने लगता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि रियो को वो गड्ढा खोदते खोदते अचानक से वो हर्ब मिल जाती है और वो उस हर्ब को बाहर निकालकर सीओ को दिखाते हुए पूछता है, सीओ, क्या यही जिंक्सिंग पेन रिलीविंग हर्ब है? आगे से सीओ कहता है, हाँ यही वो हर्ब है। ये बोलकर वो सोचने लगता है, ये हर्ब इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस है। सभी कल्टीवेटर्स भी अपना लेवल अप करते समय दर्द को झेलने के लिए इसी हर्ब का यूज़ करते हैं, और ये हर्ब आगे चलकर डायरेक्टर किम के भी काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। लेकिन तभी हम रियो को देखते हैं, जो कि खुश होते हुए कहता है, यहाँ पर तो 2 और जिनसेंग हर्ब्स हैं, क्या हम इन्हें भी अपने साथ ले चलें? आगे से सीओ कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब सूरज ढलने लगता है। ये देखकर सीओ कहता है, चलो अब यहाँ से वापस केव की ओर चलते हैं, वैसे भी हमने काफ़ी सारे फ्रूट्स इकट्ठा कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों वापस केव में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके की आवाज़ से वो सभी लोग अपने कानों पर हाथ रखकर अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं, आखिर ये यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन तभी हम आसमान में खड़े कुछ इमॉर्टल्स को देखते हैं, जो कि उन लोगों को देखकर कहते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे टैलेंटेड लोग हैं, हमें अपने सेक्ट के लिए ऐसे ही स्टूडेंट्स चाहिए। लेकिन तभी ब्लैक कपड़े पहना एक इमॉर्टल बाकी के इमॉर्टल से कहता है, ये बच्चे तो मुझे मेरे सेक्ट के लिए चाहिए। तभी ह्योंग नाम का एक इमॉर्टल उस इमॉर्टल से कहता है, ह्योगवाक, क्या तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? तभी नीचे खड़े डायरेक्टर किम उन लोगों को देखकर कहते हैं, आखिर अब ये तीनों कौन है? तभी ऊपर खड़ा ह्योगवाक कहता है, यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोगों के पास स्पिरिचुअल रूट है, जबकि बाकी सब नॉर्मल ह्यूमंस हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन तीनों इमॉर्टल्स की प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जो ये ब्लैक कपड़ों में खड़ा है उसका नाम ह्योगवाक है, और ब्लू कपड़ों वाला ह्योंग है, और आखिर में इस येलो कपड़े वाले इमॉर्टल का नाम जिनशी है। तो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम इमॉर्टल जिनशी को देखते हैं, जो कि अपना एक थंडर अटैक डायरेक्टर किम पर कर देता है, मगर इमॉर्टल के उस अटैक से डायरेक्टर किम के पीछे बैठी ब्लू कपड़ों वाली लड़की को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर इमॉर्टल जिनशी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है
और वो खुश होकर अपने साथियों से कहता है, ये तो कितनी कमाल की बात है कि इस ह्यूमन के पास हेवनली थंडर बॉडी है। तभी इमॉर्टल ह्योगवैक इमॉर्टल जिनशी के आगे आकर कहते हैं, चलो अब मेरी बारी। और वो इमॉर्टल अपना एक वायलेंट अटैक परफॉर्म करने लगता है, जिससे कि वो सभी लोग दर्द से चिल्लाने लगते हैं। तभी इमॉर्टल ह्योंग नीचे जमीन पर आकर युआन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हारे पास तो होली बॉडी है, मुझे नहीं लगा था कि ऐसी यूनिक बॉडी अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। आगे से युआन पूछता है, आखिर आप कौन हैं? इमॉर्टल ह्योंग बड़ा ही डेविलिश फेस बनाकर युआन से कहता है, मैं अजूरे सेक्ट का लीडर हूं, मैं तुम तीनों को अपने सेक्ट का डिसाइपल बनाना चाहता हूं। वहीं हम युआन को देखते हैं, जो कि इमॉर्टल ह्योंग को देखकर सोचता है, आखिर ये कितना रिडिकुलस प्रेशर है। तभी वहां पर इमॉर्टल ह्योगवाक भी आ जाता है और वो उन तीनों डिसाइपल से कहते हैं, नहीं, तुम तीनों को मेरे साथ मेरी ब्लैक गोस्ट वैली में आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर तरह के कल्टीवेशन मेथड्स हैं। हमारी वैली के पास ऐसी पावर्स हैं जो कि हेवेंस तक को हिला सकती हैं। तभी वहां पर इमॉर्टल जिनशी भी आ जाते हैं और वो उन तीनों डिसाइपल से कहते हैं, तुम इन दोनों की बातें मत सुनो, तुम्हें तो मेरे हेवनली डिवाइन सेक्ट में आना चाहिए, वो तुम तीनों के लिए सबसे सूटेबल रहेगा। लेकिन तभी वहां साइड में खड़े डायरेक्टर किम कहते हैं, क्या तुम लोग हमें इस फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकाल सकते हो? आगे से इमॉर्टल जिनशी कहते हैं, ये मॉर्टल्स आखिर इतना क्यों डरते हैं? ये बोलकर वो अपनी बॉटल में से एक गोस्ट को बाहर निकाल लेते हैं और उस गोस्ट को उन लोगों की सेफ्टी के लिए उनके साथ भेज देते हैं। तभी हम इमॉर्टल ह्योंग को देखते हैं, जिनकी की नज़र सीओ पर पड़ती है और वो सीओ को देखकर कहते हैं, लगता है इसी लड़के ने उस डीमन फॉक्स को अपना एक हाथ ऑफर किया था। ये बोलने के बाद वो सीओ के हाथ को हील कर देते हैं और साथ ही साथ वो सीओ से कहते हैं, लड़के, हालांकि तुम एक मॉर्टल हो, मगर फिर भी तुम में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सभी इमॉर्टल्स उन तीनों स्पेशल टैलेंट्स को लेकर वहां से चले जाते हैं और जाते जाते वो इमॉर्टल्स उन सभी लोगों से कहते हैं, तुम लोग घबराओ मत, अब आगे के आने वाले पूरे 10 सालों तक तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। वहीं हम सीओ को देखते हैं, जो कि ये सब देखकर सोच रहा होता है, 50 साल पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, मगर चलो इस बार इन लोगों ने मेरा हाथ तो हील कर दिया। फिर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां पर एक लड़की जिसका कि नाम जिमी होता है, उसकी हालत कल के उन इमॉर्टल्स के अटैक से काफ़ी ज़्यादा खराब हो रखी होती है। तभी उसके साथ बैठी लड़की सीओ से कहती है, जूनियर मैनेजर सीओ, जिमी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है, आखिर अब हम क्या करें? क्या हम इसे भी वही जिनसेंग हर्ब खिला दें? लेकिन आगे से सीओ मना करते हुए कहता है, अभी कुछ देर ठहरो, पहले इसकी बॉडी को नॉर्मलाइज होने दो, क्योंकि इस पर ये इंजरीज उन इमॉर्टल्स के अटैक से हुई है। लेकिन तभी सीओ बोलते बोलते चुप हो जाता है और वो धीमे से कहता है, यहाँ पर कोई आ रहा है। तभी उस केव के अंदर एक कल्टीवेटर आ जाता है और वो उन लोगों को देखकर कहता है, ये कितने कमाल की बात है कि असेंशन पाथ जैसी मैजिकल जगह में मॉर्टल्स का मिलना, ये तो कुछ ऐसा है जैसे कि चींटियों का झुंड ड्रैगन्स के बीच में फंस गया हो। फिर वो आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम वांग है और मैं सी ड्रैगन किंग हूं। फिर वांग उन सभी से कहता है, अचानक यहाँ पर हेवनली ट्रिब्यूलेशंस को अपीयर होते देख मैं इस ओर आ गया, क्योंकि मैं इसके पीछे का रीजन जानना चाहता था। और जहां तक मुझे लगता है, ये जमीन पर लेटी हुई लड़की भी उसी स्टॉर्म की वजह से इंजर्ड हो रखी है, मगर ये लड़की तो एक मॉर्टल है, तो आखिर इसने इतनी पावरफुल हेवनली ट्रिब्यूलेशन को सर्वाइव कैसे कर लिया? सच में ये कितनी अजीब बात है। लेकिन तभी सीओ वांग से कहता है, असल में हमें भी इस बारे में कुछ नहीं पता, हमें यहाँ इस जगह पे आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मगर इतने में ही कुछ इमॉर्टल्स अचानक यहाँ अपीयर हो गए और हमारे 3 साथियों को अपने साथ ले गए। वो ये भी कह रहे थे कि उन तीनों में कुछ स्पेशल टैलेंट है। सीओ की इस बात को सुनकर वांग जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे कुछ साथियों को इमॉर्टल्स ले गए? सच में इस बात को सुनकर मेरा तो हंस हंसकर पेट दुखने लग गया है। फिर वांग थोड़ा सीरियस होकर सीओ से कहता है, लड़के, क्या तुम जानते हो कि हम अभी किस जगह पर हैं? मैं तुम्हें बताता हूं, अभी हम जिस जगह पर हैं उसे असेंशन पाथ कहते हैं, और इसे असेंशन पाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपर रेल में पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। कुछ महीनों बाद यहाँ इस जगह पर असेंशन गेट नाम का एक दरवाज़ा अपीयर होने वाला है, जो कि हजारों साल में सिर्फ एक बार खुलता है, और उस गेट के अंदर काउंटलेस स्पिरिचुअल बीस्ट्स और मेरी तरह काउंटलेस मार्शल आर्टिस्ट जाएंगे, ताकि हम सभी भी अपर रेल में पहुंच सके। फिर हम डायरेक्टर किम को देखते हैं, जो कि वांग से कहते हैं, सर, मगर उन इमॉर्टल्स ने कहा था कि वो मेरे कॉलीग्स को अपने सेक्ट में ज्वाइन करवाने के लिए ले जा रहे हैं। अगर वो इमॉर्टल्स अपर रेल में जा रहे थे, तो आखिर वो इमॉर्टल्स मेरे कॉलीग्स को अपने साथ बिना उस असेंशन गेट को पार किए कैसे ले जा सकते हैं? तभी वांग कहता है, इस बात को मॉर्टल्स के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। ये बोलकर वो अपने कपड़ों में से एक बॉटल निकालता है और डायरेक्टर किम से कहता है, सभी बड़े कल्टीवेटर्स के पास कुछ इस तरह की टेक्निक्स होती हैं जिससे कि वो किसी को भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं,
और वो इस टेक्निक की मदद से अपने पूरे सेक्ट को छोटा करके किसी मैजिकल टूल में स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह वो अपने साथ अपने पूरे सेक्ट को अपर रेल में ले जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी अपने सी कासल को इस मैजिकल बॉटल में स्टोर कर रखा है और इस कासल में पूरे 1800 सी ड्रैगन्स हैं। इस बात को सुनकर सीओ और डायरेक्टर किम दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वांग मिस जिम्मी के पास आकर बैठ जाता है और उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, ये लड़की सच में काफी ज्यादा यूनिक है। अगर ये मेरे सी ड्रैगन क्लैन को ज्वाइन करती है तो ये फ्यूचर में और भी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकती है। मगर तभी डायरेक्टर किम वांग से कहते हैं, दूर हटो मिस जिमी से। लेकिन तभी वांग अपना ऑरा रिलीज करता है और हम देखते हैं उस ऑरा के प्रेशर से ही डायरेक्टर किम अपने घुटनों पर आ गिरते हैं और वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि किम की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं वो डेविलिश वांग मिस जिमी को अपने साथ ले जाने लगता है और जाते जाते वो उन लोगों से कहता है, मैं इस लड़की को अपना ब्लड दूंगा और उसे एक्सेप्ट करने के बाद ये लड़की मेरी फैमिली की एक मेंबर बन जाएगी। आगे से डायरेक्टर किम डरते हुए कहते हैं, हम सबके लिए यही अच्छा होगा कि आप मिस जिमी को अपने साथ ले जाएं। तभी हम वापस से वांग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डेविलिश तरीके से उन सभी लोगों से कहता है, मैं जाते जाते तुम सबको एक काफी जरूरी एडवाइस देना चाहता हूं और वो एडवाइस ये है कि तुम्हें किसी भी हाई लेवल के कल्टीवेटर से सवाल नहीं पूछना चाहिए। वो तो मैं दिल का काफी साफ हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। लेकिन अगर मेरी जगह यहाँ पे कोई और कल्टीवेटर होता तो वो तुम सभी के सरों को काटकर तुम सबके हाथों में पकड़ा देता। फिर वांग केव से बाहर आकर खुद को एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वहां से चला जाता है। फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। हम देखते हैं अब वहां पर सिर्फ सीओ, डायरेक्टर किम और मिस जिया रह जाते हैं। तभी हम मिस जिया को देखते हैं जो कि एक पत्थर पर बैठकर डायरेक्टर किम और सीओ से कहती है, हमारे सभी दोस्तों को वो लोग ले गए। आखिर हम ये किस अजीब सी जगह पर फंस गए हैं। तभी सीओ मिस जिया से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम जरूर ही इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। आगे से मिस जिया सीओ का शुक्रिया करते हुए कहती है, जूनियर मैनेजर, अगर आप यहाँ ना होते तो हम सब कभी भी इस फॉरेस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाते। वहीं हम सीओ को देखते हैं जो कि मिस जिया को देखकर मन ही मन सोच रहा होता है, अफसोस कि अब तुम्हें भी यहाँ पर एक कल्टीवेटर आकर ले जाने वाला है। तभी हम देखते हैं मिस जिया को कुछ अजीब सी वाइब्रेशंस महसूस होने लगती है और अगले ही पल वो अपने घुटनों के बल बैठकर दर्द से चीखने लगती है। तभी डायरेक्टर किम मिस जिया की चिंता करते हुए उससे पूछने लगते हैं, मिस जिया, तुम्हें ये अचानक से क्या हो गया है। लेकिन तभी वहां पर एक बूढ़ा कल्टीवेटर आ जाता है और वो उन सभी लोगों को देखकर कहता है, आखिर तुम मॉर्टल्स इस असेंशन पाथ पर क्या कर रहे हो। तभी उस ओल्ड कल्टीवेटर की नज़र मिस जिया पर पड़ती है और उसे देखकर वो कहता है, लगता है ये लड़की स्पिरिचुअल स्टॉर्म में फंस गई है। फिर वो अपने बीच से नीचे उतरकर उन लोगों के पास जाने लगता है। तभी वो ओल्ड कल्टीवेटर मिस जिया के पास जाने लगता है और मिस जिया से कहता है, लड़की, अभी तुम स्पिरिचुअल स्टॉर्म में फंसी हुई हो, मगर घबराओ मत, ये तुम्हारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये स्पिरिचुअल स्टॉर्म जरूर ही किसी पावरफुल कल्टीवेटर का है। तभी डायरेक्टर किम उस कल्टीवेटर के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और उस कल्टीवेटर से कहते हैं, मिस जिया से दूर रहो। मगर हम देखते हैं उस ओल्ड कल्टीवेटर के देखने भर से ही डायरेक्टर किम काफी दूर जाकर गिरते हैं। मगर तभी डायरेक्टर किम को बचाने के लिए सीओ उनके नीचे आ जाता है, जिससे कि डायरेक्टर किम तो बच जाते हैं, मगर हम देखते हैं सीओ की पूरी पीठ छिल जाती है। आगे से डायरेक्टर किम सीओ से शुक्रिया कहते हैं, मगर तभी उसकी नज़र सीओ की पीठ पर पड़ती है और वो काफी ज्यादा घबराकर कहते हैं, सीओ, तुम्हारी तो पूरी पीठ छिल चुकी है, क्या तुम ठीक हो। आगे से सीओ कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। तभी हम उस ओल्ड कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि मिस जिया से कहता है, लड़की, तुम्हारे पास हालांकि स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, मगर अपनी पावर्स की मदद से मैं तुम्हारे अंदर भी अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को अवेकन कर सकता हूँ। और मैं तो इस बात को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर जिस कल्टीवेटर के स्पिरिचुअल स्टॉर्म में तुम फंसी हो उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस तुम्हारे खुद के कॉन्शियसनेस पर क्या इफेक्ट डालेगी। तभी हम देखते हैं वो लड़की रोते हुए सीओ के नाम को चिल्लाने लगती है और उस लड़की के मुंह से सीओ का नाम सुनकर उस ओल्ड कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बड़े ही गुस्से से मिस जिया से कहता है, लगता है तुम अभी भी इन लोगों से काफी ज्यादा अटैच हो, मगर घबराओ मत, मैं इन दोनों को ही खत्म कर देता हूँ, फिर ना ही ये रहेंगे और ना ही इनके साथ तुम्हारी अटैचमेंट। ये बोलकर वो कल्टीवेटर अपनी डिवाइन एनर्जी का यूज करते हुए बिना हाथ लगाए उन दोनों के गले को दबाने लगता है। वहीं वो दोनों दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। उन दोनों को दर्द से चिल्लाता देख मिस जिया उस ओल्ड कल्टीवेटर से कहती है, प्लीज तुम इन दोनों को छोड़ दो, फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। फिर वो ओल्ड मास्टर मिस जिया से कहता है, तो फिर तुम्हें इन दोनों को भूलना होगा। आगे से वो लड़की रोते हुए कहती है, हाँ मैं समझ गई। मिस जिया की इस बात को सुनकर वो ओल्ड कल्टीवेटर उन दोनों को जमीन पर फेंक देता है। फिर वो ओल्ड मास्टर उस लड़की से कहता है,
लेकिन अगर ये दोनों यहाँ रहेंगे तो तुम इन लोगों से अपनी अटैचमेंट को कम नहीं कर पाओगी। तो मैं इन्हें मॉर्टल नेशन में भेज रहा हूँ, जहाँ पर कि सिर्फ मॉर्टल्स रहते हैं। ये बोलने के बाद वो ओल्ड कल्टीवेटर अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक पोर्टल को खोल देता है और उन दोनों को उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों मॉर्टल वर्ल्ड में आ जाते हैं। हम देखते हैं वो दोनों ही जमीन पर अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, मगर तभी सीओ को होश आ जाता है और वो खड़ा होकर आसपास की जगह को देखने लगता है। फिर उस जगह को देखकर वो खुद से कहता है, मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूं। इस सिटी का नाम सीओ गोक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डायरेक्टर किम को भी अब होश आ जाता है। फिर सीओ भी डायरेक्टर किम के पास आकर बैठ जाता है। तभी डायरेक्टर किम सीओ से कहते हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई बुरे सपने में हूं। तभी आगे से सीओ कहता है, किम अगर सच कहूं तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहा हूं। फिर डायरेक्टर किम कहते हैं, काश ये सब बस एक सपना होता। फिर डायरेक्टर किम अपने सर पर हाथ रखकर सीओ से कहते हैं, अब यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, लेकिन चलो ये बात तो अच्छी है कि हम कम से कम उस फॉरेस्ट से तो बाहर निकल आए, नहीं तो जरूर ही हम वहां पर किसी मॉन्स्टर के हाथों मारे जाते। हम सीओ को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन पिछली लाइफ में मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा हर्ब गैदरर था जो कि हर्ब्स को इकट्ठा किया करता था। तभी डायरेक्टर किम सीओ से कहते हैं, आखिर हम कब तक यूं ही बैठे रहेंगे, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। आगे से सीओ भी ठीक है कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर किम वहां के लोगों की बातों को सुनकर सीओ से कहते हैं, आखिर ये लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्या ये चाइनीज है, और आखिर ये लोग हमें देखकर हंस क्यों रहे हैं। आगे से सीओ कहता है, ये लोग हमारे कपड़ों का मजाक उड़ा रहे हैं। इस बात को सुनकर डायरेक्टर किम सीओ को काफी हैरानी से देखने लगते हैं। तभी आगे से सीओ मुस्कुराते हुए डायरेक्टर किम से कहता है, आप ऐसे चौंकिए मत, वो क्या है ना, मैंने चाइनीज लैंग्वेज को पहले से ही सीखा हुआ है, बस इसीलिए मैं इनकी बातों को समझ पा रहा हूं। सीओ की इस बात को सुनकर डायरेक्टर किम कहते हैं, ये तो सच में काफी अच्छी बात है। फिर दूसरी तरफ हम सीओ को देखते हैं जो कि मन ही मन सोच रहा होता है, मैंने डायरेक्टर किम से झूठ कहा है, क्योंकि यहाँ के लोग जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो चाइनीज है ही नहीं, वो एक एंशिएंट लैंग्वेज है जिसे कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बड़ी ही मुश्किल से सीखा था। फिर हम उसकी एक पास्ट मेमोरी का सीन देखते हैं जहां पर कि कई सारे भिखारी सीओ का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, इस लड़के की उम्र तकरीबन 20 साल होगी, मगर फिर भी इसे तो अपनी लैंग्वेज तक नहीं बोलनी आती, ये तो एक मंदबुद्धि है। ये बोलकर वो सभी भिखारी सीओ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां पे कि हम सीओ को देखते हैं जो कि डायरेक्टर किम से कहता है, क्यों ना हम अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीद लें। आगे से डायरेक्टर किम कहते हैं, मगर वो कैसे, जबकि हमारे पास तो यहाँ के पैसे भी नहीं है। फिर सीन चेंज होता है, हम एक ऑक्शन हॉल का सीन देखते हैं जहां पे हम सीओ को देखते हैं जो कि उस ऑक्शन हॉल के दुकानदार को जिनसेंग हर्ब को पकड़ाकर कहता है, आखिर तुम इसे कितने में खरीदोगे। आगे से वो दुकानदार जैसे ही उस हर्ब को देखता है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से कहता है, क्या आप लोग सच में इस प्रेशियस हर्ब को यहाँ बेचने आए हैं। आगे से सीओ कहता है, यह हर्ब कम से कम 800 साल पुरानी है। इस बात को सुनकर वो दुकानदार सीओ से कहता है, हाँ सर, मैं जानता हूं कि इसकी वर्थ कम से कम 15 सिल्वर टेल्स की होगी। 15 सिल्वर टेल्स सुनकर सीओ काफी कोल्ड सा फेस बनाकर मन ही मन सोचता है, पिछली लाइफ में मेरे पास कभी भी इतने सारे पैसे नहीं थे। ये सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो खुद को शांत करता है और उस दुकानदार से कहता है, चलो तो ठीक है, इस हर्ब के बदले जल्दी से तुम मुझे 15 सिल्वर टेल्स दे दो। आगे से वो दुकानदार भी खुशी खुशी सीओ को 15 सिल्वर टेल्स दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक घर को देखते हैं। तभी वहां पर सीओ और डायरेक्टर किम भी आ जाते हैं जिन्होंने कि अब कपड़े भी बदल लिए होते हैं। उस घर को देखकर सीओ कहता है, आज से हम इसी घर में रहेंगे। अब घर के अंदर चलते हैं। मिस्टर किम, मैं आपको अंदर चलकर इस जगह की लैंग्वेज को सिखाता हूँ। आगे से डायरेक्टर किम थोड़े से सरप्राइज होकर सीओ से ठीक है कहते हैं। तभी हम वापस से सीओ को देखते हैं जो कि देखता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही सिल्वर टेल बची है। उसे देखकर वो खुद से कहता है, सच में यहाँ इस सिटी में सभी चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन तभी पीछे से डायरेक्टर किम सीओ को आवाज लगाकर कहते हैं, हम अब एक नए वर्ल्ड में हैं, तो क्यों ना हम दोनों अब से एक दूसरे को सिर्फ नाम से बुलाए। आगे से सीओ भी ठीक है कहता है। फिर नेक्स्ट सीन हम रात का देखते हैं जहां पर कि सीओ किम से कहता है, मैं इतने पैसे इसलिए कमा पाया क्योंकि मेरे पास ये हर्ब्स थे, मगर अब हमारे पास बस कुछ ही हर्ब्स बचे हैं, और अगर अब हमारे ये हर्ब्स भी खत्म हो गए तो हमें पैसों की काफी तंगी होगी, तो हमें जल्द से जल्द पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। आगे से डायरेक्टर किम कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम ये सब कैसे करेंगे, मगर तभी वो सीओ से कहते हैं, क्यों ना हम सिल्वर का बिजनेस शुरू करें। इस बात को सुनकर सीओ मन ही मन सोचता है,
अगर हम इन सब बची हुई हर्ब्स को भी बेच देते हैं तो हमारे पास इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि हम अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें। और साथ ही साथ डायरेक्टर किम एक कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं, तो उनके पास इतने स्किल सेट तो है ही कि हम उस बिजनेस को भी ईजिली ग्रो कर लेंगे। मगर ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। जबकि मैं इस दुनिया में रिग्रेस हुआ हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ बड़ा सोचूं। वैसे भी डायरेक्टर किम तो एक मार्शल जीनियस है, जो कि अपनी लास्ट लाइफ में सिर्फ 3rd ग्रेड की बुक्स को पढ़कर ही एक मार्शल मास्टर बन गए थे। फिर जब उन्होंने एडवांस टेक्निक्स को मास्टर किया तब वो इस जियांगू के सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्टों में से एक बन गए थे। लेकिन अगर इस बार मिस्टर किम शुरुआत से ही एडवांस टेक्निक्स को सीखना शुरू कर दें तब तो ज़रूर ही ये इस जियांगू के सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन बन सकते हैं, वो भी 30 सालों से पहले। और तब तक डायरेक्टर किम मेरे काफ़ी काम आ सकते हैं। ये बोलकर सीओ एक ईविल हंसी हंसता है। ये सोचने के बाद सीओ डायरेक्टर किम से कहता है, डायरेक्टर किम, ये मार्शल आर्ट्स का वर्ल्ड है, तो क्या पता इस जियांगू के गुंडे कब हमारे बिजनेस को हथिया ले। तो क्यों ना पहले हम थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस सीख लें। जैसे ही डायरेक्टर किम इस बात को सुनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से कहते हैं, क्या तुम्हारा मतलब मार्शल आर्ट को सीखने से है, लेकिन हमें सिखाएगा कौन। आगे से हम सीओ को देखते हैं, जो कि डायरेक्टर किम को इतना खुश देखकर सोचता है, मैं जानता था कि ये मार्शल आर्ट सीखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फिर सीओ डायरेक्टर किम को बताता है, यहाँ इस सिटी में 7 काफ़ी फेमस सेक्ट्स हैं। उन 7 सेक्ट में से 4 सेक्ट ऑर्थोडॉक्स सेक्ट हैं, जिनमें कि डीमन स्लेइंग सेक्ट, बाइंडिंग टेम्पल, फिर बर्ड हाउस और आखिर में आता है मिस्टीरियस सेक्ट। ये चारों सेक्ट ऑर्थोडॉक्स सेक्ट हैं और इन चारों सेक्ट्स को स्टार सेक्ट्स भी कहते हैं। और बाकी बचे 3 सेक्ट वो अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स हैं, जिन्हें कि सभी लोग डीमन सेक्ट्स भी कहते हैं। इनमें आते हैं वुल्फ गैंग, फिर डार्क नाइट एसोसिएशन और आखिर में ड्रैगन फाइटिंग सेक्ट। फिर सीओ डायरेक्टर किम को उन सभी सेक्ट्स की स्पेशलिटी बताने लगता है। सबसे पहले वो डीमन स्लेइंग सेक्ट के बारे में बताता है। वो बताता है कि डीमन स्लेइंग सेक्ट की स्पेशलिटी है सोर्ड और ब्लेड टेक्निक्स। वहीं जो सेल्फ बाइंडिंग टेम्पल है वो एक बुद्धिस्ट सेक्ट है। जो बर्ड हाउस सेक्ट है उनकी स्पेशलिटी है स्पीड। और वहीं जो मिस्टीरियस सेक्ट है उनकी हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, वो सभी तरह की मार्शल आर्ट्स को सिखाते हैं। फिर आते हैं वो तीनों डीमन सेक्ट और उन तीनों की स्पेशलिटी है मैजिक और मार्शल आर्ट का कॉम्बिनेशन। और ये तीनों सेक्ट काफ़ी सारे इलीगल काम भी करते हैं। तो चलो अब आप बताइए डायरेक्टर किम, इनमें से आपको कौन सा सेक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आगे से डायरेक्टर किम कहते हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे तो सबसे बढ़िया डीमन स्लेइंग सेक्ट लगा, जहां पर एंशिएंट स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई जाती है। डायरेक्टर किम की इस बात को सुनकर हम देखते हैं सीओ काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर डायरेक्टर किम को देखने लगता है और साथ ही साथ उन्हें देखकर मन में सोचता है, जैसा कि मुझे लगा ही था। लेकिन तभी डायरेक्टर किम सीओ से पूछते हैं, आखिर तुम्हें इन सब सेक्टरों के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। आगे से सीओ कहता है, वो क्या है ना, रास्ते में मैंने 2 मार्शल आर्टिस्टों को इन सेक्टरों के बारे में बात करते सुन लिया था। फिर हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां पर सीओ और डायरेक्टर किम दोनों ही डीमन स्लेइंग सेक्ट में आ गए होते हैं। तभी वहां बाहर खड़ा एक गार्ड उन दोनों को रोकने लगता है और उन दोनों से पूछता है, आखिर तुम लोग हो कौन और यहाँ क्या करने आए हो। तभी सीओ उन सभी लोगों के सामने डायरेक्टर किम को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, ये मेरे एल्डर ब्रदर है और हमने आपके डीमन स्लेइंग सेक्ट की काफ़ी तारीफें सुनी है, इसीलिए हम दोनों यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। इस बात को सुनकर हम देखते हैं वहां खड़ा गार्ड बड़ा ही सीरियस होकर सीओ को देखने लगता है। वहीं हम सीओ के पीछे खड़े डायरेक्टर किम को देखते हैं, जो कि थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं। और फिर वो सीओ को देखकर सोचते हैं, आखिर सीओ इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। लेकिन तभी वहां खड़ा वो गार्ड डायरेक्टर किम को देखकर कहता है, मुझे माफ करना, मगर इस उम्र में तुम्हारे एल्डर ब्रदर के लिए मार्शल आर्ट सीखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तभी सीओ उसे एक सिल्वर टेल की रिश्वत देते हुए कहता है, अगर सच कहूं तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं सीखना है, हम तो बस सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं। रिश्वत लेने के बाद वो गार्ड सीओ और डायरेक्टर किम को सेक्ट के अंदर ले चलता है। फिर हम सेक्ट के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर कि एक मास्टर उन दोनों से कहता है, तो तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखना है। तभी आगे से सीओ एक सिल्वर टेल से भरे बॉक्स को उस मास्टर की तरफ करते हुए कहता है, हमारी तरफ से आपके लिए ये एक छोटा सा गिफ्ट है, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए सीनियर। इतनी सारी सिल्वर टेल्स को देखने के बाद हम देखते हैं उस मास्टर के मन में भी लालच आ जाता है। फिर वो मास्टर उस बॉक्स को लेकर कहता है, तो ठीक है, तुम में से कोई एक हमारे सेक्ट को आउटर डिसाइपल के तौर पर ज्वाइन कर सकता है। अब तुम आपस में डिसाइड कर लो कि वो एक तुम दोनों में से कौन होगा। उस मास्टर की इस बात को सुनकर डायरेक्टर किम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम तो हमें सरेआम लूट रहे हो। मगर तभी आगे से सीओ एक ईविल हंसी हंसते हुए उस मास्टर से शुक्रिया कहने लगता है और साथ ही साथ उस मास्टर से कहता है, तो हमने डिसाइड कर लिया है, तो हम दोनों में से मेरे एल्डर ब्रदर इस सेक्ट को ज्वाइन करेंगे।
फिर आगे से वो मास्टर भी ठीक है बोलकर वहां से जाने लगता है और वो वहां से जाते जाते डायरेक्टर किम से कहता है, तुम कुछ देर में बाहर यार्ड में आ जाना, वहां पर बाकी के आउटर डिसाइपल्स भी कुछ ही देर में इकट्ठे होंगे। ये बोलकर वो मास्टर वहां से चला जाता है। फिर डायरेक्टर किम सीईओ से पूछते हैं, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये पैसे तो तुम्हारे थे। आगे से सीईओ मुस्कुराकर डायरेक्टर किम से कहता है, वैसे भी मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इतना अच्छा नहीं हूं। आगे से डायरेक्टर किम सीईओ की चिंता करते हुए सीईओ से पूछते हैं, आखिर अब तुम क्या करोगे? आगे से सीईओ कहता है, मैं बाकी के बचे हुए पैसों से कोई बिजनेस शुरू करूंगा और तुम चिंता मत करना, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। बस तुम अपना ध्यान मार्शल आर्ट को सीखने पर लगाओ। सीईओ की इस बात को सुनकर हम देखते हैं डायरेक्टर किम मन ही मन सीईओ की काफी ज्यादा इज्जत करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हम 7 महीने बाद का देखते हैं जहां पे कि सेक्ट का कंपटीशन चल रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि डायरेक्टर किम एक इनर डिसाइपल से बैटल करते हुए हमें बता रहे होते हैं, मार्शल आर्ट को मास्टर करने के लिए हमें मार्शल आर्ट का ट्रू मीनिंग पता होना चाहिए। अगर कोई 3rd ग्रेड का वॉरियर भी मार्शल आर्ट के ट्रू मीनिंग को समझ जाए तो वो सीधा 2nd ग्रेड पर पहुंच सकता है। बाकी ये सब आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। इसी बीच हम देखते हैं उस सेक्ट के सभी इनर डिसाइपल्स डायरेक्टर किम पर अटैक कर देते हैं, मगर डायरेक्टर किम की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि उनमें से कोई भी डिसाइपल डायरेक्टर किम को छू भी नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर किम उन सभी इनर डिसाइपल्स का मार मार कर भरता बना रहे होते हैं। तभी हम एक इनर सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जिसे कि काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? एक घटिया सा आउटर डिसाइपल हमारे सेक्ट के सभी इनर डिसाइपल्स को कैसे हरा सकता है? फिर कहानी का राइटर हमें बताता है कि डायरेक्टर किम इन 7 महीनों में ही 1st ग्रेड के वॉरियर बन चुके हैं और डायरेक्टर किम ने डेमन स्लेइंग सेक्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक, जिसका कि नाम है डेमन ड्रैगन टेक्निक, उसे भी पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। फिर कहानी कंटिन्यू होती है, वही हमें उस सेक्ट के ग्रैंड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर किम से काफी ज्यादा जल रहा होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है, आखिर ये आधे साल में ही 1st ग्रेड का वॉरियर कैसे बन सकता है? मुझे तो इसमें पूरे के पूरे 3 साल लग गए थे और ऊपर से ये एक आउटर डिसाइपल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे हमारे सेक्ट की काफी बदनामी होगी। ये सोचने के बाद वो मास्टर किम पर एक झूठा आरोप लगा देता है और फिर वो सभी को ऑर्डर्स देता है, मास्टर किम को कैप्चर कर लो। मगर मास्टर किम वक्त रहते वहां से भाग जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर किम को देखते हैं जो कि वापस से सीईओ के पास आ जाते हैं और उसे ये पूरी कहानी बता देते हैं। आगे से सीईओ कहता है, आखिर इतना सब कुछ हो गया मगर तुम अभी भी इतने शांत कैसे हो? आगे से डायरेक्टर किम कहते हैं, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, तुम इनकी चिंता मत करो। आगे से सीईओ कहता है, आखिर मैं चिंता कैसे न करूं? वो लोग तुम पर दूसरे क्लान का स्पाई होने का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और यहां तुम मुझे कह रहे हो कि चिंता मत करो। तभी डायरेक्टर किम सीईओ से कहते हैं, वैसे मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, मैं जल्द ही हेवनली स्टेज पर पहुंचने वाला हूं। इस बात को सुनते ही सीईओ बड़ी ही हैरानी से सोचता है, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है? फिर राइटर हमें बताता है, इस पूरे जियांगू में सिर्फ 10 मार्शल आर्टिस्ट्स हैं जो कि हेवनली रेल्म पर हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल लेवल हेवनली लेवल है। हालांकि अपर रेल्म में इससे भी कई ऊपर तक लेवल्स हैं, मगर इस लोअर वर्ल्ड में हेवनली लेवल सबसे बड़ा लेवल है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, हम देखते हैं सीईओ को जो कि अभी भी डायरेक्टर किम को बड़ी ही हैरानी से देख रहा होता है। फिर सीईओ अचानक से मुस्कुराने लगता है और सोचता है, वैसे इसमें भी मेरा ही फायदा है, डायरेक्टर किम जितना ग्रो करेंगे मैं भी उतना ही ग्रो करूंगा। फिर अगला सीन हम 7 दिन बाद का देखते हैं जहां पे कि डायरेक्टर किम अपनी की को कल्टीवेट कर रहे होते हैं। वहीं साइड में खड़ा सीईओ भी डायरेक्टर किम को ही देख रहा होता है और वो डायरेक्टर किम को देखते हुए मन ही मन कहता है, ये तो की से जनरेट हो रखे फ्लावर्स हैं, जहां तक मैंने सुना है इन्हें सिर्फ पीक लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ही समन कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर किम भी अपनी कल्टीवेशन से उठ जाते हैं और उठते ही वो कहते हैं, मैं हेवनली रियल्म पर पहुंच चुका हूं, अब मुझे उस डीमन स्लेइंग सेक्ट के लीडर का कोई भी डर नहीं है। आगे से सीईओ डायरेक्टर किम की तारीफ करते हुए कहता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। आगे से डायरेक्टर किम मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मुझे भी नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी हेवनली रियल्म पर पहुंच जाऊंगा। जब डायरेक्टर किम ये सब बोल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर डीमन स्लेइंग सेक्ट के एक मास्टर और उसके साथ में उसके कई सारे सबऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डीमन स्लेइंग सेक्ट के सभी लोग सीईओ और किम को घेर लेते हैं। उन्हें घेरने के बाद डीमन स्लेइंग सेक्ट का एक मास्टर डायरेक्टर किम को स्पाई बोलकर गालियां देने लगता है। वहीं हम सीईओ को देखते हैं जो कि उन लोगों से घबराते हुए कहता है, दोस्तों मैं कोई स्पाई नहीं हूं, कसम से मैं तो कोई मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हूं। लेकिन तभी वहां खड़ा डीमन स्लेइंग सेक्ट का वो मास्टर सीईओ की नाक पर एक जोरदार पंच मार देता है
और साथ ही साथ वो सीओ से चुप रहने को कहता है और सीओ से कहता है, हम लोगों ने दरवाजे के बाहर से तुम दोनों की सभी बातें सुन ली हैं और ये भी कि तुम दोनों ही किसी कोड लैंग्वेज में बातें कर रहे थे और अब तुम हमें कह रहे हो कि तुम कोई स्पाई नहीं हो। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर किम को, जो कि अगले ही पल अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मास्टर के हाथ को काट देते हैं। हाथ कट जाने के बाद वो मास्टर दर्द से चिल्लाने लगता है और उस मास्टर के हाथ को काटने के बाद डायरेक्टर किम बड़े ही कोल्ड तरीके से उन सभी लोगों से कहता है, मैंने तुम सबको पहले भी कई बार बता दिया है कि मैं कोई स्पाई नहीं हूं और तुम्हारा सेक्ट ही मेरा ज्वाइन किया हुआ पहला सेक्ट था। मगर तभी डीमन स्लेइंग सेक्ट के सभी मार्शल आर्टिस्ट डायरेक्टर किम पर अटैक कर देते हैं। मगर हम देखते हैं डायरेक्टर किम की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वो ना ही सिर्फ उन सभी के अटैक्स को डॉज करते हैं बल्कि उन सभी मार्शल आर्टिस्टों के राइट हैंड को भी अपनी तलवार से काट देते हैं। तभी उनमें से एक मार्शल आर्टिस्ट डायरेक्टर किम की स्पीड को देखकर अपने सभी लोगों से कहता है, जल्दी से यहाँ से भागो, इस कमीने ने लेवल अप कर लिया है, हमें जल्द से जल्द सेक्ट लीडर को इन्फॉर्म करना होगा क्योंकि हम सभी मिलकर भी अब इसका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सभी वहां से भाग जाते हैं। उन सभी लोगों के जाने के बाद हम डायरेक्टर किम को देखते हैं जो कि सीओ से कहते हैं, सीओ अब मैं खुद को ट्रेन करने के लिए किसी और सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। ये बोलने के बाद वो सीओ से पूछता है, और अब तुम आगे क्या करने वाले हो? आगे से सीओ कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो क्यों ना अब हम ड्रैगन फाइटिंग सेक्ट में चलें। आगे से डायरेक्टर किम भी हंसते हुए सीओ से ठीक है कहते हैं। फिर डायरेक्टर किम थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, मगर उससे पहले मैं डीमन स्लेइंग सेक्ट के सभी एल्डर्स और साथ ही साथ उनके लीडर को खत्म करके आता हूं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डायरेक्टर किम डीमन स्लेइंग सेक्ट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उस सेक्ट के काफी लोगों को मार दिया होता है। तभी हम देखते हैं सीओ भी नीचे से पहाड़ चढ़ते हुए डीमन स्लेइंग सेक्ट की ओर ही आ रहा होता है। उसे देखकर डायरेक्टर किम कहते हैं, सीओ थोड़ा जल्दी आओ। आगे से सीओ कहता है, डायरेक्टर किम आप कुछ ज्यादा ही फास्ट हैं। मगर तभी वो डायरेक्टर किम की स्वॉर्ड को देखकर सोचने लगता है, इसकी स्वॉर्ड पर तो ब्लड लगा हुआ है, यानी कि इसने डीमन स्लेइंग सेक्ट के ऑलरेडी कई लोगों को मार दिया है। मगर हैरान होने वाली बात यह है कि उसके बाद भी इसके चेहरे पर एक डेविलिश सी हंसी है, यानी कि इसने इस दुनिया में वायलेंस के पाथ को चुना है। हालांकि ये सिर्फ इसने अपने सर्वाइवल के लिए किया है, मगर फिर भी ये अब काफी क्रूअल बन चुका है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सीओ भी अब उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डायरेक्टर किम ने डीमन स्लेइंग सेक्ट के लीडर को खत्म कर दिया होता है और अब डीमन स्लेइंग सेक्ट के बाकी सभी मार्शल आर्टिस्ट डायरेक्टर किम के सामने नील डाउन करके बैठे हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हम सीधा 2 साल बाद का देखते हैं, जहां पर कि राइटर हमें बताता है डायरेक्टर किम ने इन आखिरी के 2 सालों में कई सारे सेक्टों को डिफीट किया और वो बन गए यू अंगू के सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी में यू अंगू लोअर रेल्म को कहा गया है, जहां पर कि सिर्फ लिमिटेड इमॉर्टल्स ही एग्जिस्ट करते हैं। फिर अब हम पूरे 7 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि हमें सीओ को दिखाया जाता है, जो कि हमें बताता है इन आखिरी के 7 सालों में मेरा और डायरेक्टर किम का रिलेशन बिल्कुल रियल ब्रदर्स जैसा हो गया है। हालांकि शुरुआत में मैं डायरेक्टर किम का फायदा उठाना चाहता था, मगर अब ऐसा नहीं है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां पर कि डायरेक्टर किम सीओ को खुद बनाई एक मार्शल आर्ट की किताब देते हुए कहते हैं, इस किताब को मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है और इस किताब में लिखी हुई मार्शल आर्ट तुम्हारी बॉडी के हिसाब से परफेक्ट रहेगी। अगर तुम इस मार्शल आर्ट को पूरी तरह से मास्टर कर लेते हो तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि तुम इससे मार्शल रेल्म के पीक तक पहुंच जाओगे। फिर हम सीओ को देखते हैं, जो कि जैसे ही उस मार्शल आर्ट की किताब को खोलता है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बड़ी हैरानी से सोचने लगता है, ये तो फर्स्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट की किताब है। फिर नेक्स्ट सीन हम 1 साल बाद का देखते हैं और हमें पता चलता है कि 1 साल के बाद भी सीओ उस बुक को मास्टर नहीं कर पाया होता है। राइटर हमें बताता है सीओ का मार्शल टैलेंट इतना ज्यादा खराब है कि सीओ के लिए वो फर्स्ट ग्रेड की बुक भी किसी थर्ड ग्रेड की बुक जैसी है। वही फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर कि डायरेक्टर किम सीओ को स्वॉर्ड्समैनशिप सिखा रहे होते हैं। वहीं हम सीओ की हालत को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है और वो काफी ज्यादा थक भी गया होता है। फिर सीओ डायरेक्टर किम से कहता है, डायरेक्टर किम मेरी बॉडी अभी इतनी केपेबल नहीं है कि मैं खुद को इस हद तक ट्रेन कर सकूं। तभी डायरेक्टर किम कहते हैं, शायद तुम स्वॉर्ड्समैनशिप में इतने अच्छे ना हो, मगर अल्केमी में तुमसे बेहतर कोई नहीं। फिर वो दोनों वापस से ट्रेनिंग करने लगते हैं और यूं ही उन दोनों को ट्रेनिंग करते करते 10 साल बीत जाते हैं। फिर 10 सालों बाद एक ऐसा दिन आता है जहां पर कि हम देखते हैं डायरेक्टर किम कल्टीवेट करते करते एज रिवर्सिंग टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं। वहीं दरवाजे के बाहर से सीओ भी डायरेक्टर किम को ये सब करता हुआ देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम डायरेक्टर किम को देखते हैं, जिनकी की बॉडी अब एक यंग बॉडी में इवॉल्व हो रही होती है
और अगले ही पल हम देखते हैं उनकी बॉडी पूरी तरह से इवॉल्व हो जाती है और साथ ही साथ उनकी बॉडी में से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी निकलने लगती है। वहीं ये सब देखकर सीओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और यूं सीओ को हैरान होता देख किम हंसते हुए कहता है, सीओ आखिर तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आगे की कहानी में मैं डायरेक्टर किम को सिर्फ किम ही कहूंगा। तो चलो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे से सीओ बड़ा ही खुश होकर किम से पूछता है, आखिर तुम अचानक से इतने यंग कैसे हो गए? आगे से किम बताता है, मैंने अपनी बॉडी और सोल पर एज रिवर्सिंग मेथड का यूज़ किया है जिसे कि सिर्फ इमॉर्टल्स ही कर सकते हैं। फिर किम वहां से चला जाता है। फिर हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पे कि हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे इस मार्शल वर्ल्ड में आए अब पूरे 35 साल हो चुके हैं, यानी कि मैं अब 50 साल का होने वाला हूं और मेरा ब्रदर किम भी अब यहां से अपर वर्ल्ड में जा चुका है। अब मैं यहां पे वापस से बिल्कुल अकेला हो चुका हूं। ये बोलने के बाद वो एक पुरानी मेमोरी को याद करने लगता है जहां पे कि हम किम को देखते हैं जो कि सीओ से कहता है, जब मैंने मार्शल आर्ट को सीखना शुरू किया था तब मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा टैलेंटेड हूं। सच में मुझे तो अभी भी इस बात पर यकीन ही नहीं होता। तभी आगे से सीओ कहता है, मगर मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम एक दिन इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल वॉरियर बनोगे। फिर किम कहता है, सीओ क्या तुम्हें वो 3 अपर रेल्म के इमॉर्टल्स याद है जिन्होंने कि हमारे बाकी के साथियों को अगवा कर लिया था? मैंने उन्हें इन आखिरी के 5 सालों में खूब ढूंढा और आखिर में वो तीनों मुझे मिल ही गए। मगर वो तीनों कोई आम से इमॉर्टल्स नहीं है, वो तीनों ही अपर रेल्म के किंग्स हैं। मैंने उन तीनों को बैटल के लिए चैलेंज भी किया मगर आगे से वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे और फिर वहां से गायब हो गए। मगर पिछले ही साल मुझे एक अपर रेल्म का कल्टीवेटर मिला जिसने कि फाइनली मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इस बात को सुनकर सीओ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर किम से पूछता है, क्या तुम उस अपर रेल्म के कल्टीवेटर से जीते? आगे से वो कहता है, हाँ मैं उससे जीत गया। इस बात को सुनकर सीओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है मगर तभी किम काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर कहता है, उससे जीतने के लिए मैंने अपनी जान तक को दांव पर लगा दिया, तब जाकर मैं उसकी उंगली पर एक छोटी सी खरोंच मार पाया। इस बात को सुनकर सीओ को कुछ भी समझ नहीं आता मगर तभी किम आगे बताता है, उस कल्टीवेटर ने मुझसे शर्त लगाई थी कि अगर बैटल के दौरान उसकी बॉडी पर एक कट भी लग गया तो वो खुद ब खुद अपनी हार मान लेगा। तो टेक्निकली मैं उससे जीत गया। इस बात को सुनकर सीओ किम से कहता है, ज़रूर ही वो कल्टीवेटर अपर वर्ल्ड की टॉप 10 रैंकिंग्स में आता होगा, तभी वो इतना ज़्यादा पावरफुल था। मगर आगे से किम कहता है, नहीं वो सिर्फ एक सेकेंड ग्रेड का कल्टीवेटर था। किम की इस बात को सुनने के बाद तो सीओ पूरी तरह से चौंक जाता है और वो चौंकते हुए कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? फिर किम आगे कहता है, हालांकि मैं इस लोअर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल हूं मगर उन कल्टीवेटर्स के सामने मैं अभी भी एक कुएं का मेंढक हूं। ये बोलने के बाद किम अपने कपड़ों में से एक कटा हुआ हाथ निकालता है और उस हाथ को बाहर निकालने के बाद सीओ से कहता है, मगर आज उस कल्टीवेटर से मैंने वापस से बैटल की थी और आज मैं उसका हाथ काटने में कामयाब रहा। उस कटे हुए हाथ को देखकर सीओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम उस कल्टीवेटर को अब सरपास कर चुके हो। आगे से किम कहता है, शायद तुम कुछ गलत समझ रहे हो, मैं अभी भी उस कल्टीवेटर का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ही मैंने उसका हाथ काटा उसने उसी समय अपने हाथ पर किसी तरह के तालिस्मान को लगा लिया जिससे कि उसका हाथ वापस से रीजनरेट हो गया। अगर मुझे उन लोगों का मुकाबला करना है तो मुझे अब इस लोअर रियल्म को छोड़ना होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इस लोअर रियल्म में रहकर उन लोगों का मुकाबला कर सकता हूं। अगर मुझे उन लोगों का मुकाबला करना है तो मुझे अब यहां से जाना होगा। इस बात को सुनकर सीओ को कुछ भी समझ नहीं आता और वो किम से पूछता है, आखिर अब तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? आगे से किम जोर जोर से हंसने लगता है। सच में उस समय वो किसी डेविल से कम नहीं लग रहा होता। फिर किम हंसते हुए सीओ को बताता है, उस कल्टीवेटर ने मेरी विल पावर को देखकर मुझे अपने सेक्ट में आने का इन्विटेशन दिया है मगर वो बेचारा ये नहीं जानता कि मेरा मकसद उन सभी अपर रियल्म के इमॉर्टल्स को ख़त्म करना है। हालांकि मुझे अब अपर रियल्म में जाकर वापस से एक नई शुरुआत करनी होगी मगर मुझे इस पूरे मार्शल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनना है और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड स्लैश की मदद से एक पोर्टल को तैयार कर लेता है और पोर्टल तैयार करने के बाद वो सीओ से कहता है, ब्रदर मैं अपर वर्ल्ड में जा रहा हूँ ताकि मैं और भी ज़्यादा इनविंसिबल बन सकूँ, मगर वहाँ जाने से पहले मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक आखिरी गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद किम एक खुद की लिखी मार्शल आर्ट की बुक को सीओ को देकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीओ अपने इस फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और वो ये सब सोचकर और भी ज़्यादा सैड हो जाता है। जैसे कि हमने आखिरी एपिसोड में देखा था, किम सीओ को अकेला छोड़कर अपर वर्ल्ड में चला जाता है। वहीं बेचारा सीओ अब किम के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। चलो अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं।
आज के एपिसोड की शुरुआत सीधा 10 साल बाद से होती है, जहां पर कि अब सीओ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, बिल्कुल अपनी पिछली लाइफ की तरह। और वो बेचारा रोते हुए खुद से कह रहा होता है, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं भी अपने बाकी साथियों की तरह एक अच्छी लाइफ को जी सकूं। सच में मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा ख़राब है। फिर वो खुद से कहता है, हालांकि मेरी ये ज़िंदगी पिछली वाली ज़िंदगी से काफ़ी बेहतर थी। मैंने इस ज़िंदगी में काफ़ी इज्जत कमाई, काफ़ी पैसे कमाए और कुछ मार्शल आर्ट्स भी सीखी। लेकिन मुझे दुख सिर्फ इसी बात का है कि अगर मैं थोड़ी मेहनत और कर लेता तो शायद आज मैं भी मिस्टर किम के साथ अपर रेल में होता। ये बोलते हुए उस बेचारे की आंखों से आंसू आने लगते हैं। सच में यहाँ पर तो सीओ के लिए मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। बेचारा इतनी मेहनत करने के बाद भी वो खुद से कह रहा है कि काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता, जबकि अंदर ही अंदर सीओ भी इस बात को जानता है कि उसके बाकी सभी साथियों में कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट था, मगर वहीं बेचारे सीओ के पास किसी भी तरह का स्पेशल टैलेंट नहीं था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सीओ वापस से अपनी इस लाइफ में भी मर जाता है। मगर इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि सीओ मरने के बाद वापस से पिछली बार की तरह इस बार भी रिग्रेस हो जाता है, यानी कि वो फिर से अपनी सेकंड लाइफ की स्टार्टिंग में आ जाता है, जैसे कि वो कहानी की शुरुआत में आया था। मगर अब की बार ये उसका दूसरा रिग्रेशन है, यानी कि ये उसका दूसरा मौका है अपनी डेस्टिनी को बदलने का। फिर हम सीओ को देखते हैं जो कि खुद को दोबारा से रिग्रेस होता हुआ देख काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो बड़ी ही हैरानी से खुद से कहता है, ये तो वही फॉरेस्ट है, यानी कि इसका मतलब मैं फिर से इस मार्शल वर्ल्ड में रिग्रेस हो चुका हूँ। तभी वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी में पहले से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लो कर रही होती है और उसकी बॉडी पहले के मुकाबले काफ़ी चेंज भी हो गई होती है। तभी उसे याद आता है कि लास्ट लाइफ में उसने मिस्टर किम के साथ काफ़ी सारी मार्शल आर्ट सीखी थी, और वो समझ जाता है कि उसकी बॉडी में ये सभी चेंजेस उन्हीं टेक्निक्स को सीखने की वजह से आए हैं। लेकिन तभी हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि सीओ को गाली देते हुए स्लैप लगाने लगता है। मगर अब की बार हम देखते हैं सीओ की स्पीड अपनी पिछली लाइफ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है, इसीलिए वो रियो के स्लैप को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है। और यूं सीओ को अपने उस स्लैप से बचता देख रियो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर वो लगातार ही सीओ पर कई सारे स्लैप्स करने लगता है। मगर सीओ की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि सीओ उसके सभी अटैक्स को बड़ी ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। वहीं सीओ उन स्लैप्स को डॉज करते हुए मन ही मन सोच रहा होता है, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मेरी पूरी बॉडी एनर्जी से भर चुकी है। मुझे लगता है हेवेंस ने मुझे अपनी किस्मत को बदलने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। फिर हम वापस से रियो को देखते हैं जो कि अब काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। उसके चेहरे से पसीना आने लगता है और वो तंग आकर सीओ को गालियां देने लगता है। मगर दूसरी तरफ सीओ अभी भी अपनी सोचों में ही डूबा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है, क्या ये सच में कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर कोई कर्स। हालांकि इन रिग्रेशंस की वजह से मैं लाइफ में काफ़ी कुछ सीख पा रहा हूँ, मगर फिर भी मैं किसी ऐसे टाइम लूप में नहीं फंसा रहना चाहता जहां पर कि मैं अपने दोस्तों से भी ना मिल पाऊं। पिछली लाइफ में भी मैं अपने इन दोस्तों से नहीं मिल पाया था, और यहां तक कि मेरा ब्रदर मिस्टर किम भी मुझे मेरी पिछली लाइफ में अकेला छोड़कर चला गया था। मैं इस घटिया सी लाइफ में हमेशा के लिए ट्रैप नहीं होना चाहता। लेकिन तभी हम मास्टर किम को देखते हैं जो कि रियो को रोकने लगते हैं और उससे कहते हैं, रियो अब जाने भी दो, वैसे भी सीओ ने ये सब जानबूझकर थोड़ी ना किया है। लेकिन वहीं सीओ भी अब थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो बड़े ही कोल्ड तरीके से रियो से कहता है, मैं जानता हूं कि तुम एक काफ़ी बड़े बेवकूफ़ हो, मगर अब तुम्हें ज़रा शांत हो जाना चाहिए। लेकिन आगे से रियो वापस से सीओ को गाली देते हुए कहता है, कमीने, तूने हिम्मत कैसे की मुझसे यूं जबान चलाने की। रियो को गाली देता देख सीओ रियो से कहता है, वैसे भी आज ड्राइविंग की ड्यूटी तुम्हारी थी, मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूं, मगर फिर भी तुमने मुझे फोर्स किया, तो आखिर इसमें मेरी क्या गलती है। इसमें पूरी की पूरी गलती तुम्हारी है। मगर वहीं हम रियो को देखते हैं जैसे कि सीओ को इतना एरोगेंटली बात करता देख काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो इतना ज़्यादा थक चुका होता है कि वो अपनी खुद की बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रहा होता। फिर सीओ मिस्टर किम से कहता है, मिस्टर किम, मैं रात बिताने के लिए किसी जगह को ढूंढता हूँ, तब तक आप बाकी लोगों के साथ जाकर हमारी कार ढूंढिए। सीओ की बातों को सुनकर सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि मिस्टर सीओ तो सच में काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। फिर वो सभी लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। फिर अगला सीन हम सनसेट के बाद का देखते हैं जहां पर कि वो सभी लोग वापस से एक केव के अंदर आग जलाकर बैठे हुए होते हैं। फिर कुछ देर बाद वो सभी लोग वहीं पर सो जाते हैं। फिर हम सीओ को देखते हैं जो कि अभी भी उठा हुआ होता है और वो खुद से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिर मैं इन लोगों के साथ रिलेशन क्यों बनाऊं, जबकि मैं जानता हूं कि आखिर में मैं इस वर्ल्ड में बिल्कुल अकेला हो जाने वाला हूं, तो आखिर इन सभी से रिलेशन रखने का क्या फ़ायदा। मगर मैं हमेशा ही इस रिग्रेशन की प्रोसेस में नहीं फंसा रहना चाहता।
मैं वापस से अपनी दुनिया अर्थ पर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिर मैं ऐसा करूँ कैसे। मगर हो ना हो, ये सब चीज़ें उस असेंशन गेट से रिलेटेड है। लेकिन असेंशन गेट तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि इस दुनिया में एक आम सा मॉर्टल बनकर मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मुझे अब कल्टीवेटर बनना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एक बार मैं कल्टीवेटर बन गया तो फिर मैं अपनी लाइफ स्पैन को भी इंक्रीज कर सकता हूँ, जिससे कि मैं काफ़ी लंबे समय तक जी सकता हूँ और काफ़ी ज़्यादा इनविंसिबल भी बन सकता हूँ। ये बोलता बोलता सीओ केव के बाहर आ जाता है और वो चिल्लाकर कहने लगता है, इस लाइफ में मैं एक कल्टीवेटर ज़रूर से बनकर रहूंगा। फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर कि सीओ कई सारी जिंक्सिंग हर्ब्स को खाकर खुद के इंटरनल कोर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो कल्टीवेट कर सके। फिर वो हमें बताता है, पिछली लाइफ में मिस्टर किम ने मेरे लिए एक येलो ड्रैगन मेथड नाम की एक टेक्निक को तैयार किया था। मैं यहाँ पर उसी टेक्निक को यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इन जिंक्सिंग हर्ब्स का यूज़ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू कर सकूं। हम देखते हैं इस मेथड को यूज करने की वजह से सीओ के हार्ट पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने लगता है। उसका हार्ट काफी ज्यादा तेजी से पंप करने लगता है और यहां तक कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वो खुद से कहता है, हालांकि ये काफी ज्यादा मुश्किल है, मगर मुझे ये करना ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन हम कुछ देर बाद का देखते हैं, जहां पर कि सीओ एक लकड़ी की मदद से एक स्वॉर्ड तैयार कर रहा होता है। फिर उस स्वॉर्ड को तैयार करने के बाद सीओ स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता है, और प्रैक्टिस करते करते वो सोचने लगता है, पिछली लाइफ में मैं सिर्फ एक एवरेज मार्शल आर्टिस्ट था, मगर अब की बार मैं अपने स्किल्स को पूरी तरह से मास्टर करूंगा ताकि मैं एक पीक लेवल का कल्टीवेटर बन सकूं। हालांकि शायद मुझे इसमें काफी समय लग सकता है, मगर मैं अब पूरी तरह से तैयार हूं एक पीक लेवल का कल्टीवेटर बनने के लिए। ये सोचने के बाद वो सामने के पेड़ पर एक काफी पावरफुल स्ट्राइक कर देता है, जिससे कि उस पेड़ पर एक काफी डीप कट लग जाता है। तभी वहां पे मिस्टर किम भी आ जाते हैं और वो भी सीओ की उस स्वॉर्ड स्लैश को देख लेते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा चौंकते हुए सीओ से पूछते हैं, सीओ तुमने ये कैसे किया, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है। वहीं हम सीओ को देखते हैं, जो कि मिस्टर किम की बात सुनकर सोचने लगता है, अब मैं इन्हें ये कैसे बताऊं कि लास्ट लाइफ में ये सब मैंने इनसे ही सीखा है। ये सोचने के बाद वो मुस्कुराकर मिस्टर किम से कहता है, मिस्टर किम लगता है आप भी इस टेक्निक को सीखना चाहते हैं। किम काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर सीओ से कहता है, क्या सच में, क्या तुम मुझे भी ये सब सिखा सकते हो। लेकिन तभी वहां पे डीमन फॉक्स आ जाती है और वो फॉक्स बड़े ही गुस्से से उन लोगों से कहती है, सच में तुम ह्यूमंस तो काफी ज्यादा बदतमीज हो, तुम लोगों को तो ये तक नहीं पता कि आखिर एक गॉडेस को कैसे ट्रीट करते हैं। वहीं हम सीओ को देखते हैं, जो उस फॉक्स को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बड़ी हैरानी से कहता है, आखिर मैं इस फॉक्स के बारे में कैसे भूल गया। फिर कहानी का राइटर हमें बताता है कि इस लाइफ में सीओ डीमन फॉक्स के बारे में पूरी तरह से भूल गया, जिस कारण वो समय पर डीमन फॉक्स को ग्रीट नहीं कर पाया, और इस वजह से वो डीमन फॉक्स उसे और उसके सभी साथियों को मारकर खा गई। यहाँ पर सीओ इस तरह से एक बार फिर से मारा जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सीओ का थर्ड रिग्रेशन होता है, यानी कि वो वापस से जिंदा हो जाता है, मगर अब की बार हमें सीधा डीमन फॉक्स वाला सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं अब की बार उन सभी लोगों ने टाइम पर डीमन फॉक्स को ग्रीट कर दिया होता है। फिर हम सीओ को देखते हैं, जो कि अपने एक हाथ को सैक्रिफाइस करने के लिए उस डीमन फॉक्स के पास जाने लगता है, और वो चलते चलते खुद से कहने लगता है, मैं सच में काफी ज्यादा वर्थलेस हूं। हम देखते हैं खुद को यूं बुरा भला बोलते हुए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और अगले ही पल हम देखते हैं सीओ गुस्से में आकर अपने राइट हैंड की मदद से अपने लेफ्ट हैंड को खींचकर उखाड़ लेता है। सच में ये सीन काफी ज्यादा ब्रूटल होता है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर ये सीरीज आगे चलकर किस ब्रूटैलिटी को टच करने वाली है। और वहीं सीओ को यूं खुद से अपना हाथ उखाड़ता देख उसके सभी साथी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यहां तक कि उन सभी के पसीने छूटने लगते हैं। वहीं हम वापस से सीओ को देखते हैं, जो कि उस डीमन फॉक्स को अपना हाथ देते हुए मन ही मन सोचता है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे इस पूरे मार्शल वर्ल्ड को डोमिनेट करना है। वहीं आगे से डीमन फॉक्स सीओ से कहती है, तुम बाकी ह्यूमंस जैसे नहीं हो, तुम इस बात को अच्छे से जानते हो कि आखिर एक गॉडेस को कैसे खुश किया जाता है। वहीं अपने कटे हुए हाथ को देते हुए सीओ सोच रहा होता है, जिस दिन मैं इस फॉक्स को सरपास कर लूंगा उस दिन मैं इससे हर चीज का हिसाब लूंगा। फिर वो फॉक्स उसके हाथ को खाकर वहां से चली जाती है। उस फॉक्स के जाने के बाद हम सीओ को देखते हैं, जो कि वापस से स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता है। हालांकि अब उसके पास अपना सिर्फ एक ही हाथ बचा होता है, मगर फिर भी वो बिना किसी चीज की परवाह किए लगातार प्रैक्टिस करने में लगा रहता है। फिर वो दिन भी आ जाता है जहां पर कि कुछ इमॉर्टल्स आकर उसके 3 साथियों को ले जाते हैं,
मगर सीईओ उन सभी चीज़ों को पूरी तरह से इग्नोर करके अभी भी स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करने में लगा रहता है। वो इमॉर्टल सीईओ का हाथ वापस से हील कर देते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे पास्ट के सभी इंसिडेंट्स रिपीट होने लगते हैं। मगर दूसरी तरफ सीईओ कंटिन्यूसली खुद को ट्रेन करने में लगा रहता है। फिर वो दिन भी आ जाता है जबकि एक ओल्ड कल्टिवेटर सीईओ और मिस्टर किम को पोर्टल की मदद से मॉर्टल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है। मगर अब की बार हम देखते हैं वो दोनों किसी पेड़ के ऊपर टेलीपोर्ट हो रखे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सीईओ मिस्टर किम को अपने कंधे पर उठाकर उस पेड़ से नीचे की ओर कूद जाता है। फिर उस पेड़ से नीचे आने के बाद सीईओ मन ही मन सोचने लगता है, पिछली बार जब हम टेलीपोर्ट हुए थे वो जगह इस जगह से काफ़ी डिफरेंट थी। हालांकि मैंने इस मॉर्टल वर्ल्ड में पूरे 100 साल बिता रखे हैं तो मुझे इस जगह के बारे में भी पूरी तरह से पता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर किम को भी होश आ जाता है और वो होश में आते ही सीईओ से पूछने लगते हैं, आखिर अब हम ये किस जगह पर हैं? आगे से सीईओ कहता है, ये युआन सिटी के पास का जंगल है। आगे से मिस्टर किम बड़ी हैरानी से सीईओ से पूछते हैं, आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? आगे से सीईओ कहता है, अभी कुछ देर पहले यहाँ से कुछ लोग जा रहे थे, मुझे इस जगह का उन्हीं लोगों से पता चला है। फिर वो दोनों पास की सिटी की ओर जाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों युआन सिटी में पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों उन जिंक्सिंग हब्स को बेचकर वापस से एक घर को खरीद लेते हैं। फिर हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर कि सीईओ हमें बताता है कि इस आखिरी के 1 साल में उसने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की, यहाँ तक कि उसने मिस्टर किम को भी बेसिक मार्शल आर्ट्स सिखा दी। जैसा कि हमने आखिरी एपिसोड में देखा था, सीईओ मिस्टर किम को इस मार्शल वर्ल्ड की लैंग्वेज के साथ साथ बेसिक मार्शल आर्ट्स भी सिखा देता है। वहीं अब इस एपिसोड की शुरुआत पिछले सीन के 2 साल बाद से होती है जहां पर कि हम मिस्टर किम को देखते हैं जो कि खुद को कल्टीवेट कर रहे होते हैं। वहीं बाहर खड़ा सीईओ भी उन्हें कल्टीवेट करते हुए देख रहा होता है और ये देखकर वो खुद से कहता है, सच में ये चीज़ कितनी ज़्यादा बुरी है। मैंने अपनी पिछली पूरी लाइफ खुद को ट्रेन किया मगर मैं अब तक 5 फ्लावर्स को अनलॉक नहीं कर पाया हूँ। वहीं मिस्टर किम ने सिर्फ 2 ही सालों के अंदर ये सब बड़ी ही आसानी से कर लिया। तभी दूसरी तरफ मिस्टर किम भी अपनी कल्टीवेशन को ख़त्म कर लेते हैं और वो खुश होते हुए सीईओ से कहते हैं, सीईओ अब मैं तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, मुझे लगता है मैं तुम्हें अब बड़ी ही आसानी से हरा सकता हूँ। वहीं किम की इस बात को सुनकर सीईओ काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, ये इंसान पिछली लाइफ वाला किम नहीं है जो कि मेरा ब्रदर हुआ करता था, ये दिमाग से अभी भी इतना मैच्योर नहीं है। हम वापस से किम को देखते हैं जो कि ग्रेड 1 का मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो रखा होता है। वहीं किम को यूं बच्चों की तरह खुश होते हुए देखकर सीईओ खुद से कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी इस पूरी लाइफ को इस बच्चे के साथ बिता सकता हूँ। ये सोचने के बाद वो एक मार्शल आर्ट की किताब को मिस्टर किम को देते हुए कहता है, मिस्टर किम मैं अब अपनी एक नई जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ जहाँ पर कि अब मुझे अकेले जाना होगा, तो इस दौरान ये बुक तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। वहीं इस बात को सुनकर मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सीईओ से कहते हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? वहीं हम सीईओ को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मैं ये सब इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि पिछली दोनों लाइफ में किम ने इस पूरे मार्शल वर्ल्ड पर डोमिनेट किया और आखिर में वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर खुद अपर वर्ल्ड में चला गया, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस लाइफ में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। इसीलिए मैं अब अपनी अलग जर्नी पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर कि मैं खुद से ट्रू मार्शल आर्ट का मीनिंग जान पाऊँ। ये सोचने के बाद वो किम से कहता है, किम वो इसीलिए क्योंकि मैं इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और साथ ही साथ अपने इन मार्शल स्किल्स को इम्प्रूव भी करना चाहता हूँ। आगे से किम कहता है, मगर मैं अकेला कैसे रहूँगा? आगे से सीईओ कहता है, तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स इतनी तो अब हो ही चुकी है कि तुम इस दुनिया में बड़ी ही आसानी से सर्वाइव कर सकते हो, और बाकी मैंने तुम्हें यहाँ की लैंग्वेज भी सिखा ही रखी है। वहीं हम देखते हैं आगे से किम थोड़ा उदास हो जाता है और फिर वो सीईओ से कहता है, वो सब तो ठीक है मगर हम दोनों एक ही होमलैंड से हैं और अब तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरी पिछली लाइफ के सभी दोस्त मुझसे अलग हो जाएंगे। आगे से सीईओ मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, हम हर 2 सालों बाद इसी घर में आकर एक दूसरे से मिला करेंगे। फिर राइटर हमें बताता है सीईओ मिस्टर किम को कन्विंस करने के बाद उस घर को छोड़कर वहां से चला गया। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। हम सीईओ को देखते हैं जो कि एक सेक्ट में आ रखा होता है। तभी उस सेक्ट का गार्ड सीईओ से कहता है, आखिर अब तुम कौन हो और हमारे 8 हॉल सेक्ट में क्यों आए हो? आगे से सीईओ उस सेक्ट के गार्ड से कहता है, मैं यहाँ पर 1-on-1 बैटल का चैलेंज लेकर आया हूँ। हम देखते हैं इस बात को सुनकर वो सभी लोग सीईओ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, मगर इसी बीच सीईओ अपनी सोर्ड की सिर्फ एक ही स्ट्राइक से उस गार्ड के वेपन को 2 हिस्सों में बांट देता है। हम देखते हैं सीईओ उस गार्ड का सिर्फ वेपन ही नहीं काटता बल्कि उस गार्ड के कपड़ों को भी फाड़ देता है। ये देखकर वो गार्ड काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वहीं हम सीईओ को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को अंदर डालते हुए कहता है,
मैं इस लाइफ में किसी 2 टके के गार्ड से अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकता। सच में ये बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा डेविलिश लग रहा होता है। फिर अगले सीन में वो किसी दूसरे सेक्ट में आ जाता है, जहां पर कि अब की बार उसका वेलकम करने के लिए गेट पर एक लड़की आ जाती है। वो लड़की सीओ से कहती है, सर आप मेरे साथ अंदर चलिए, हमारे सेक्ट लीडर आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर वो लड़की सीओ को अपने सेक्ट लीडर के पास ले जाने लगती है। फिर अगले सीन में सीओ उस सेक्ट के लीडर के पास आकर उसे रिस्पेक्ट शो करने लगता है। हालांकि अभी इस सेक्ट के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है, मगर शायद से आगे कहानी में हमें इस सेक्ट के बारे में बता दें। अब कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम सेक्ट के लीडर को देखते हैं, जो कि सीओ को देखकर कहता है, जब मैंने इस बात को सुना कि मुझसे मिलने कोई फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट आया हुआ है तो सच में मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट इतनी कम उम्र का होगा। फिर सीओ मुस्कुराते हुए उस लीडर से कहता है, मैं आपसे 1-on-1 बैटल करके अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर वो सेक्ट लीडर भी सीओ से बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो लीडर भी अपने एक वेपन को बाहर निकाल लेता है, जो कि किसी तरह की एक चेन होती है। फिर वो सेक्ट लीडर सीओ के ऊपर अपने उस वेपन से अटैक कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो वेपन सीओ की आंख के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच गया होता है, मगर उसी समय सीओ अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उसके उस अटैक को नीचे की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर उस सेक्ट के सभी डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। वहीं हम वापस से सेक्ट लीडर को देखते हैं, जो कि सीओ की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारे इन रिफ्लेक्सेस को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने अपनी स्वॉर्डमैनशिप पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। आगे से सीओ कहता है, सेक्ट लीडर आप भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे लगा नहीं था कि आप इतने ज़्यादा कैपेबल होंगे कि आप अपने इस वेपन का यूज़ करते समय अपनी मार्शल एनर्जी को भी इस वेपन में ईजिली ट्रांसफ़र कर सकेंगे। आपके इस एक ही मूव ने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया है। आगे से वो सेक्ट लीडर मुस्कुराते हुए कहता है, हालांकि तुम उम्र में अभी काफ़ी ज़्यादा छोटे हो, मगर फिर भी तुम्हारी ये मार्शल आर्ट की स्किल्स बिल्कुल मेरे बराबर है। सच में तुम एक ट्रू जीनियस हो। वहीं इस बात को सुनकर सीओ मन ही मन सोचता है, इस जीनियस वर्ड को सुनना मेरे लिए कोई कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं है, क्योंकि एक फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए मुझे पूरी 2 जिंदगियां लग गईं। ये सोचने के बाद वो मुस्कुराते हुए सेक्ट लीडर से शुक्रिया कहता है, और साथ ही साथ वो मन में सोच रहा होता है, सच में ये तो एक मजाक की बात है कि कोई मुझे जीनियस बोल रहा है, मगर इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये नहीं जानता कि ये मेरी थर्ड लाइफ है। मगर एक जीनियस ना होना, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि एक जीनियस को हेवेंस की तरफ से सिलेक्ट किया जाता है। जीनियस बनना हमारे खुद के हाथ में नहीं होता। लेकिन अगर सच कहूं तो मेरे पास भी अब रिग्रेस होने की मिस्टीरियस पावर है, और अगर मैं कोई जीनियस नहीं भी हूं तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं ज़रूर से एक जीनियस बनकर रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे हेवेंस तक के खिलाफ जाना पड़े। ये सब सोचने के बाद वो सेक्ट लीडर से कहता है, सीनियर अब मैं अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करने वाला हूं, तो अब आप थोड़ा चौकन्ना हो जाइए। वहीं इस बात को सुनकर वो सेक्ट लीडर भी आगे से कहता है, तो ठीक है, फिर मैं भी तुम पर अब अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ करूंगा। लेकिन तभी हम सीओ को देखते हैं, जो कि अपनी एक काफ़ी पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज़ करने लगता है, और उस टेक्निक का नाम स्प्लिटिंग माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक होता है। वहीं सीओ लगातार उस टेक्निक का यूज़ करते हुए सेक्ट लीडर पर कंटिन्यूसली अटैक करने लगता है। हम देखते हैं सीओ के उन अटैक्स को ब्लॉक करने में सेक्ट लीडर को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं, और वो सेक्ट लीडर बड़ी हैरानी से सोचने लगता है, आखिर ये किस तरह की मॉन्स्टर टेक्निक है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सीओ अपनी उस टेक्निक का फाइनल स्टेज परफॉर्म करने लगता है, और अगले ही पल सीओ की स्वॉर्ड से उस सेक्ट लीडर के मुंह पर एक छोटा सा कट लग जाता है। ये देखकर वहां खड़े सभी डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो सभी सीओ को देखकर कहने लगते हैं, ये लड़का ज़रूर ही कोई मॉन्स्टर है, और ऊपर से इसकी स्पीड तो अनमैचेबल है। तभी वहां खड़ा एक दूसरा डिसाइपल कहता है, इस लड़के की सिर्फ स्पीड ही अनमैचेबल नहीं है, बल्कि एक बार इसकी स्वॉर्ड पर नज़र मारो और ध्यान से देखो, इसकी स्वॉर्ड से कितना ज़्यादा डेंस ऑरा निकल रहा है। वहीं हम बैटल अरीना का सीन देखते हैं, जहां पर कि सीओ उस सेक्ट लीडर पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। उस सेक्ट लीडर सीओ की इतनी इमेंस पावर्स को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, यहाँ तक कि उसके चेहरे से पसीना भी आने लगता है। वहीं हम वापस से सीओ को देखते हैं, जो कि खुद से कहता है, लगता है अब मुझे इस बैटल को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। ये बोलने के बाद वो एक काफ़ी ऊंची छलांग मारता है और अपनी फाइनल स्ट्राइक का यूज़ करते हुए उस सेक्ट लीडर के हाथ पर अटैक कर देता है, जिससे कि उस सेक्ट लीडर का हाथ पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, और वहीं उसके हाथ से उसका वेपन भी छूटकर जमीन पर गिर जाता है, और अगले ही पल वो सेक्ट लीडर अपनी हार मान लेता है। वहीं अपने सेक्ट लीडर को हारता हुआ देखकर वहां खड़े सभी डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं फिर हम वापस से सीओ को देखते हैं, जो कि उस सेक्ट लीडर को रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलने के बाद सीओ वहां से जाने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सीओ उस सेट से बाहर निकल आता है
और वो चलते चलते खुद से कहता है, ये सेक्ट एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है जिन्होंने कि आज तक कोई भी बुरे काम नहीं किए हैं, मगर अब की बार मैं एक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट में जाऊंगा ताकि मैं और एक्सपीरियंस गेन कर सकूं। ये सब सोचने के बाद वो अब थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मुझे इस जर्नी के दौरान किसी भी हाल में पिनिकल स्टेज तक पहुंचना ही होगा। यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। फिर कहानी का राइटर हमें बताता है कि सीओ ने अपनी इस जर्नी में टॉप 4 मिड साइज्ड सेक्ट्स को कवर कर लिया, जिसमें कि सीओ 2 सेक्टों से बैटल को हारा, 2 बैटल्स को जीता। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये चारों सेक्ट वेस्टर्न कैपिटल में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सीओ अभी वेस्टर्न कैपिटल में है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर कि सीओ एक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट को बैटल के लिए चैलेंज करने आया हुआ होता है। तभी हम देखते हैं उस सेक्ट का एल्डर सीओ का वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, मगर अगले ही पल सीओ उस सेक्ट के एल्डर को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। तभी हम उस अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के लीडर को देखते हैं, जो कि सीओ से कहता है, मुझे लगता है तुम वही लड़के हो जो कि इस पूरी वेस्टर्न कैपिटल में सभी सेक्टों को चैलेंज करते घूम रहे हो। वहीं इस बात को सुनकर हम देखते हैं सीओ उस सेक्ट के लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर, आपके स्किल्स काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और हाल ही में मैंने भी खुद को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया है। ये बोलने के बाद सीओ उस लीडर को भी बैटल के लिए चैलेंज कर देते हैं, लेकिन आगे से वो सेक्ट लीडर अपने 10 एल्डर्स को वहां पर बुला लेता है और उन्हें बुलाने के बाद सीओ से कहता है, लड़के, क्या तुम तैयार हो मेरे इन सभी एल्डर्स से एक साथ बैटल करने के लिए? आगे से हम सीओ को देखते हैं, जो कि इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बड़ी हैरानी से कहता है, सीनियर, अब आपका इस बात से क्या मतलब है? आगे से वो सेक्ट लीडर बड़े ही डेविलिश तरीके से कहता है, अगर तुम्हें यहां से जिंदा बचकर जाना है तो तुम्हें मेरे इन 10 एल्डर्स को एक साथ हराना होगा। वहीं इस बात को सुनकर सीओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो खुद से कहता है, अब मैं समझा कि आखिर इन सेक्ट्स को अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट क्यों कहते हैं। वहीं हम देखते हैं वो 10 एल्डर्स सीओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं सीओ अब उन सभी को काफ़ी सीरियस होकर देखने लगता है और फिर उन्हें देखकर मन में सोचता है, ये लोग तो सच में काफ़ी बड़े कमीने हैं। तभी वो सेक्ट लीडर सीओ से कहता है, लगता है अब तुम्हें डर लग रहा है, मगर घबराओ मत, क्योंकि बस अगले 2 मिनट के अंदर ही तुम्हारा ये डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ तुम भी। वहीं हम आगे से सीओ को देखते हैं, जो कि अब की बार एक ईविल हंसी हंसते हुए खुद से कहता है, वैसे अगर सच कहूं तो मेरा अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट में आने का रीज़न भी यही था कि मैं कुछ लोगों को जान से मारकर देखूं, ताकि मुझे भी इस बात का पता चल सके कि आखिर किसी को जान से मारने में कैसी फीलिंग आती है। ये सोचने के बाद सीओ भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वहीं आगे से वो सभी एल्डर्स भी सीओ पर एक साथ अटैक कर देते हैं, मगर तभी सीन चेंज हो जाता है। हम एक होटल का सीन देखते हैं, जहां पर कि काफ़ी सारे लोग खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उस होटल में सीओ भी आ जाता है, जो कि पूरी तरह से ब्लड से कवर्ड हो रखा होता है। सच में वो काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्ट्रस लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं और वो उस बार में आकर नूडल्स को ऑर्डर करने लगता है। वहीं बार के सभी लोग सिर्फ उसे ही देख रहे होते हैं। हम देखते हैं वो सभी लोग सीओ को डर भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। वहीं सीओ बताता है, मैंने उन 10 एल्डर्स को ख़त्म कर दिया, मगर उन सभी एल्डर्स के ब्लेड्स में पॉइजन लगा हुआ था, जिससे कि मैं भी पॉइजनड हो गया। और जब मैं पॉइजनड हो रखा था, तभी उस कमीने बूढ़े ने अपने सेक्ट के सभी वॉरियर्स को मुझ पर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। हालांकि अपने सर्वाइवल के लिए मैंने उन सभी वॉरियर्स को भी खत्म कर दिया और फिर आखिर में मैंने उस कमीने बूढ़े को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर सीओ अपने इस फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और वो एक कुर्सी पर जा बैठता है। वहीं फिर हम 10 मिनट बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि उसने उन नूडल्स को खा लिया होता है और फिर वो वापस से किसी दूसरे सेक्ट को चैलेंज करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं सीओ के जाने के बाद उस होटल में बैठे हुए सभी लोग एक दूसरे से कहने लगते हैं, आखिर ये लड़का कौन था? जरूर ही ये कोई मार्शल जीनियस होगा। वहीं फिर राइटर बताता है, सीओ ऐसे ही लगातार आसपास के सभी सेक्टों को चैलेंज करता गया और सभी बैटल्स को जीतता गया और इस बीच वो पूरी वेस्टर्न कैपिटल में काफ़ी फेमस हो गया। वेस्टर्न कैपिटल के सभी लोग उसे मैडमैन कहकर बुलाने लगे। एक ऐसा मैडमैन जो कि बिना थके और बिना रुके कंटिन्यूसली फाइट करता था। बस उसकी लाइफ का एक ही एम था और वो एम था पिनेकल स्टेज पर पहुंचना। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां पर कि सीओ अभी भी किसी सेक्ट लीडर से बैटल ही कर रहा होता है और वो बैटल के दौरान खुद से कहता है, मेरे पास किसी भी तरह का कोई भी टैलेंट नहीं है, इसलिए मेरे लिए पिनेकल स्टेज पर पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मगर मैं हार नहीं मान सकता। मैं पिनेकल स्टेज तक पहुंच कर रहूंगा। हालांकि मैं पूरी तरह से टैलेंटलेस हूं, मगर फिर भी मैं अपनी इज्जत को लेकर मैं पूरी तरह से पागल हो चुका हूं। शायद इसीलिए आसपास के सभी लोग मुझे मैडमैन कहकर बुलाते हैं। यहीं पर सीन कट होता है और हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं,
जहां पर कि हम सीओ को देखते हैं जो कि अभी भी किसी से फाइट ही कर रहा होता है। और फिर हमें पता चलता है अब की बार सीओ जिससे बैटल कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर किम होते हैं। वहीं फिर सीओ अपनी माउंटेन स्प्लिटिंग टेक्निक की 11th फॉर्म का यूज करने लगता है, मगर सीओ के उस अटैक को मिस्टर किम बड़ी ही आसानी से नलीफाई कर देते हैं। ये देखकर सीओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। मगर अगले ही पल मिस्टर किम सीओ पर अपने एक काफी पावरफुल अटैक को कर देते हैं, जिससे कि हिट होने के बाद सीओ जमीन पर आ गिरता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं धुएं में से निकलते हुए मिस्टर किम को, जो कि सीओ से कहते हैं लगता है मैं जीत चुका हूं। वहीं सीओ वापस से खड़ा होते हुए सोचता है सच में इस पर्सन के पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। ये सोचने के बाद सीओ भी अपनी हार को मान लेता है। वहीं बेचारा सीओ हारने के बाद थोड़ा उदास हो जाता है और वो सोचने लगता है सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होता है, क्योंकि गॉड गिफ्टेड टैलेंट एक ऐसी चीज है जो कि हार्डवर्किंग से हार्डवर्किंग आदमी को भी सर झुकाने पर मजबूर कर देती है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां पर कि सीओ मिस्टर किम से पूछता है आखिर हमने तो हर 2 साल में मिलने का डिसाइड किया था, तो आखिर तुमने मुझे इस पहले साल में ही क्यों बुला लिया। आगे से किम कहता है इन पिछले 5 सालों में तुम्हारी तरह मैं भी कई सेक्टरों में गया, मगर मैंने वहां जाके ये रियलाइज किया कि इस वर्ल्ड में अब कोई भी मेरी टक्कर का नहीं है। मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल हूं। तो अब मैंने अपना खुद का सेक्ट बनाने का डिसाइड किया है, जिसका कि नाम होगा ग्रेटेस्ट हेवन सेक्ट, और मैं तुम्हें उस सेक्ट में हायर पोजीशन ऑफर करना चाहता हूं। मगर आगे से सीओ उसे मना करते हुए कहता है मुझे माफ करना, मगर मैं अपने इन्हीं हालातों में खुश हूं। वहीं ये बोलने के बाद वो काफी सीरियस होकर सोचने लगता है मैं इस बात को जानता हूं कि अगर मैं इसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूं तो ये जरूर से मुझे अपने सेक्ट का स्ट्रैटेजिस्ट बना देगा, और फिर मुझे इसके सेक्ट के लिए दिन रात काम करना पड़ेगा, वो भी किसी कुत्ते की तरह। और वहीं अगर मुझे पिनिकल स्टेज तक पहुंचना है तो मैं अपनी लाइफ का 1 सेकंड भी फालतू वेस्ट नहीं कर सकता। फिर किम कहता है अगर तुम मेरे इस सेक्ट को ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें हर एक तरह की बैटल्स की प्रॉपर गाइडेंस दिया करूंगा। मगर आगे से सीओ वापस से किम को मना कर देता है। वहीं इस बात को सुनकर किम काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर हम सीओ को देखते हैं जो कि मन ही मन खुद से कहता है रियल बैटल्स का एक्सपीरियंस बैटल्स लड़ने से आता है, ना कि कहीं सुनी बातों से। ये सोचने के बाद वो वापस से अपनी जर्नी के लिए निकल पड़ता है। फिर राइटर हमें बताता है सीओ ने अपनी जर्नी के दौरान काउंटलेस बैटल्स लड़ी, कभी वो हारता था तो कभी जीतता, मगर सीओ की खास बात यह थी कि उसने कभी हार नहीं मानी। फिर हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं। हम सीओ को देखते हैं जो कि किम से मिलने आया हुआ होता। आगे से किम सीओ से कहता है तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वहीं हम सीओ को देखते हैं जो कि किम की बात का कोई भी जवाब नहीं देता, बस वो अपना सर झुकाए एक जगह पर खड़ा हुआ होता है। फिर वो दुखी होकर खुद से कहता है मैंने अपनी इस लाइफ में काफी ज्यादा मेहनत की, लेकिन फिर भी मैं पिनिकल स्टेज तक नहीं पहुंच पाया, मगर अब मैं समझ चुका हूं कि मेरा टैलेंट वो टैलेंट है जिसे कि हेवंस तक ने भी ठुकरा दिया है। फिर नेक्स्ट सीन हम कुछ देर बाद का देखते हैं जहां पर कि हम देखते हैं वो दोनों एक कमरे में बैठे हुए होते हैं। मिस्टर किम सीओ से कहते हैं मैं समझ गया हूं कि आखिर तुम क्यों निराश हो। तुम 20 साल लगातार ट्रेनिंग करने के बाद भी अपना डेवलप नहीं कर पा रहे हो, क्यों मैं सही हूं ना। वहीं आगे से सीओ अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है मेरी स्वॉर्डमैनशिप किसी भी फर्स्ट ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट से कई गुना ज्यादा अच्छी है, मगर इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मैं खुद का लेवलअप नहीं कर पा रहा। सीओ की इस बात को सुनकर किम भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो हैरानी से आगे कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, जबकि तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप इतनी ज्यादा अच्छी है मगर फिर भी तुम ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रहे। वहीं हम सीओ को देखते हैं किम से कहता है शायद यही मेरे टैलेंट की लिमिट है। ये सोचने के बाद वो गुस्से से कहता है सबसे घटिया बात तो ये है कि अब मैं अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का यूज भी पहले जितना नहीं कर पाता। अगर मेरी स्वॉर्ड एनर्जी पहले जैसी होती तो शायद मैं ब्रेक थ्रू करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर से ढूंढ लेता। तभी किम आगे से सीओ को एक मार्शल आर्ट की किताब देते हुए कहता है इस किताब पर मैंने उन सभी चीजों को लिखा है जो कि इन 20 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने सीखी हैं। वहीं सीओ उस किताब को देखते हुए सोचता है ये किताब तो सच में काफी ज्यादा मोटी है, आखिर मैं इस किताब को इतने कम समय में पूरा कैसे पढ़ सकता हूं। ये सोचने के बाद वो किम से कहता है आखिर ये किताब मेरी किस तरह से मदद कर सकती है। वहीं हम किम को देखते हैं जो कि बड़े ही कोल्ड तरीके से कहता है इस किताब के अंदर की नॉलेज नेचर के लॉ तक को बदल सकती है, मगर उसके लिए तुम्हें इस किताब में लिखी हुई हर बात की डीप नॉलेज होनी चाहिए। आगे से सीओ किम से शुक्रिया कहता है। फिर किम वहां से जाते हुए सीओ से कहता है तो ठीक है, अब मैं उन अपर रियल्म के कल्टीवेटर्स को ढूंढने जा रहा हूं। और फिर जाते जाते वो अपनी जगह पर रुक जाता है और काफी सीरियस होकर सीओ से कहता है मैं तुम्हें ये फिर से कह रहा हूं कि अगर तुम इस किताब को पूरा पढ़ लेते हो तो जरूर से तुम भी बड़ी आसानी से ब्रेक थ्रू कर लोगे।
वहीं हम सीईओ को देखते हैं, जो कि इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए खुद से कहता है, आखिर मैं इतने कम समय में इतनी मोटी किताब को कैसे पढ़ूंगा? क्या ये मेरे सर को एक्सप्लोड करवाना चाहता है? वहीं फिर किम वहां से चला जाता है। फिर सीईओ हमें बताता है, किम के वहां से जाने के बाद मैं उस किताब में लिखी हर एक बारीकी को समझने लगा। मगर तभी सीन कट होता है और अगले सीन में हम सीईओ को देखते हैं, जो कि जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। वो चलते चलते खुद से कहता है, उस किताब को ख़त्म किए मुझे अब पूरे 5 साल हो चुके हैं, मगर मैं उस किताब से सिर्फ अपने अंदर फ्लो कर रही एनर्जी को ट्रैक करना ही सीख पाया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये छोटी सी चीज़ मेरे ब्रेक थ्रू में कैसे काम आ सकती है। पता नहीं क्यों आज मेरी बॉडी मुझे काफ़ी वीक महसूस हो रही है। सच में मेरी बॉडी दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है और जैसे जैसे ये दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे मुझे काफ़ी डर लग रहा है। लेकिन तभी उसे कुछ नोटिस होता है। वो खुद से कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि यहाँ आसपास में कहीं कोई मार्शल आर्टिस्ट छुपे हुए हैं। मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि क्या मैं उनसे अपनी इस हालत में लड़ भी पाऊंगा या फिर नहीं। वहीं फिर हम उसकी कंडीशन को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है। फिर कहानी का राइटर हमें बताता है, सीईओ ने अपनी इस 30 साल की जर्नी में यांगू के सभी सेक्ट में विजिट किया, फिर चाहे वो सेक्ट छोटा हो या फिर बड़ा। इस पूरे यांगू में ऐसा कोई भी सेक्ट नहीं है जहां पर कि सीईओ ने विजिट ना किया हो। इसीलिए इस यांगू में सीईओ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर कि सीईओ खुद से कहता है, मैं कुछ दिनों से बैंडिट्स पकड़ने का काम कर रहा हूं, जबकि मैं जानता हूं कि वो सभी लोग फाइट के दौरान काफ़ी चीप ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, मगर फिर भी मैं उन सभी से बैटल्स इसीलिए करता हूं ताकि मैं अपनी लिमिट्स को पुश कर सकूं और ब्रेक थ्रू कर सकूं। जब सीईओ ये सब सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं वहां पर एक बैंडिट्स का ग्रुप अपीयर हो जाता है और फिर अगले ही पल वो सभी बैंडिट्स सीईओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगर तभी हमें खून के कुछ छींटे दिखाए जाते हैं और वहीं पर सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हम 15 साल बाद का देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं किम वापस से सीईओ को मिलने आया होता है। हम देखते हैं सीईओ किम से कहता है, तो तुम उन कल्टीवेटरों से बचकर आ ही गए। वहीं आगे से किम मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब देता है। वहीं हम सीईओ को देखते हैं, जो कि किम को चाय सर्व करते हुए सोच रहा होता है, मेरे इस थर्ड रिग्रेशन को अब पूरे 45 साल हो चुके हैं, यानी कि मेरी उम्र अब 45 साल हो गई है और इतने सालों की मेहनत के बाद मेरी सोचने समझने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बल्कि मेरे सभी सेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हैं। ये सब सोचने के बाद वो मुंह लटकाए खुद से कहता है, मगर इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं बस यही अचीव कर पाया। मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपनी इस एज में पिनिकल स्टेज तक पहुंच पाऊंगा। इस बात को सोचने के बाद उसे खुद पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कि सीईओ किम से उसके मुंह पर बने उस निशान के बारे में पूछने लगता है। आगे से हम किम को देखते हैं, जो कि सीईओ को अपने एक पास्ट इंसिडेंट के बारे में बताते हुए कहता है, अभी कुछ दिन पहले ही 2 कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटरों ने मेरे लिए एक ट्रैप सेट किया हुआ था। मुझे उस ट्रैप को एस्केप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी किसी न किसी तरह मैं उस ट्रैप से निकलने में कामयाब रहा। मगर इस दौरान मेरे चेहरे पर ये खरोंचें आ गई। ये बोलने के बाद हम देखते हैं किम भी अब थोड़ा उदास हो जाता है और वो दुखी होते हुए कहता है, उन कोर फॉर्मेशन के कल्टीवेटरों को हराना मेरे लिए इम्पॉसिबल जैसा है। सच में अगर मैं वहां से भागा नहीं होता तो मैं ज़रूर से उन लोगों के हाथों मारा जाता। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, मगर हम उन कल्टीवेटरों को नहीं हरा सकते। वहीं किम की बात को सुनने के बाद हम सीईओ को देखते हैं, जो कि खुद से कहता है, मैं किम के इस दुख को समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया, मगर फिर भी मैं पिनिकल स्टेज तक नहीं पहुंच पाया। सच में ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा बुरी है। ये सब सोचने के बाद सीईओ को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो काफ़ी सीरियस होकर किम से कहता है, आखिर मैं ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रहा जबकि मैं इनफ स्वॉर्ड एनर्जी को गैदर कर चुका हूं। आगे से किम सीईओ को कहता है, इस बारे में तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। आगे से सीईओ कहता है, तो क्यों ना हम दोनों एक फ्रेंडली ड्यूल करें। उस दौरान तुम मेरी खामियों को देखकर मुझे उन पे फीडबैक्स देना। इस चीज़ के लिए आगे से किम भी मान जाता है। वहीं फिर अगले सीन में वो दोनों एक फ्रेंडली ड्यूल करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं सीईओ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है और वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे इतनी थकावट क्यों महसूस हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जो कि सीईओ को देखकर कहता है, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा कि आखिर तुम अब तक ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि चाहे तुम्हारा टैलेंट कितना भी ज़्यादा ख़राब हो, मगर जिस स्टेज पर तुम अभी हो तुम्हें वहां से इजीली ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए था। वहीं इस बात को सुनकर हम देखते हैं सीईओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो किम से पूछता है, आखिर अब तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। आगे से किम कहता है, सच में ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, तुम्हारे अंदर टैलेंट की नहीं बल्कि कैटलिस्ट की कमी है। इस बात को सुनकर सीईओ किम से पूछता है,
आखिर अब कैटलिस्ट क्या चीज़ है? आगे से किम कहता है, मेरा मतलब ये है कि शायद तुम्हारे अंदर पिनिकल स्टेज में पहुंचने की वो डेस्पिरेशन है ही नहीं। जैसे ही सीईओ इस बात को सुनता है, हम देखते हैं वो गुस्से से पागल हो जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आकर किम से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो? मैंने अपनी इस लाइफ के पूरे 45 साल सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप में लगा दिए और तुम कह रहे हो कि मैं पिनिकल स्टेज तक पहुंचने के लिए इनफ डेस्परेट नहीं हूं। मैं अपनी इस जिंदगी में बिना रुके बिना थके लगातार बैटल करता रहा। आखिर किसी चीज के लिए इससे बढ़कर डेस्परेशन और क्या हो सकती है? यहां तक कि मैं सोते हुए भी अपनी स्वॉर्ड को पकड़ के सोता था। मुझे तो सपने भी सिर्फ पिनाकल स्टेज के ही आते हैं। ये सब बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और अगले ही पल वो जमीन पर लेटकर रोने लगता है और फिर किसी बच्चे की तरह हेवन से जिद करते हुए कहता है, प्लीज मुझे नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचा दो या फिर मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा दो जिससे कि मैं पिनिकल स्टेज तक पहुंच पाऊं। वहीं कुछ देर ऐसे ही चिल्लाने के बाद वो थक कर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड की मदद से कुछ चीजों को लिखने लगता है और उन्हें लिखने के बाद किम सीईओ से कहता है, हमारी इस बैटल के दौरान मैंने तुम्हारे कुछ वीक पॉइंट्स नोटिस किए, तो तुम इन्हें पढ़ो और इन पर काम करो। मैं जानता हूं ये तुम्हारे सवालों का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इससे कुछ न कुछ तो जरूर से सीखोगे। ये बोलने के बाद किम वहां से गायब हो जाता है। वहीं हम बेचारे सीईओ को देखते हैं जो कि किम के जाने के बाद उस पेड़ पर लिखी हुई बातों को पढ़ने लगता है। यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। फिर अगला सीन हम 5 साल बाद का देखते हैं जहां पर कि अब सीईओ पूरे 50 साल का हो चुका होता है और फिर हम सीईओ को देखते हैं जो कि खुद से कहता है, मुझे इस दुनिया में आए अब पूरे 50 साल हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिन और जी पाऊंगा। तभी वो अपर वर्ल्ड की तरफ देखते हुए कहता है, किम क्या तुम भी उन कल्टीवेटरों के हाथों मर चुके हो? मुझे लगता है यही हमारी डेस्टिनी थी। मेरा टैलेंट इस वर्ल्ड में खत्म होना था और तुम्हारा टैलेंट अपर वर्ल्ड में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे किम अपीयर हो जाता है और वो पीछे से चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? तभी हम देखते हैं किम के दोनों हाथ कटे हुए होते हैं। वहीं सीईओ ये देखकर किम की चिंता करने लगता है और वो किम की चिंता करते हुए कहता है, आखिर ये सब कैसे हुआ? तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए अंदर से मेडिसिनल टूल्स लेकर आता हूं। लेकिन तभी किम सीईओ को उसके कपड़ों से उठाकर आसमान में उड़ने लगता है। ये देखकर सीईओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बड़ी ही हैरानी से किम से कहता है, किम तुम्हारे हाथ तो कटे हुए हैं, तो आखिर तुम मुझे कैसे पकड़ पा रहे हो? लेकिन आगे से किम सीईओ की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। उसकी बात को इग्नोर करने के बाद किम सीईओ से कहता है, सीईओ जरा पीछे देखो, हमारे पीछे कल्टीवेटर्स पड़े हुए हैं। आगे से सीईओ किम से पूछता है, आखिर अब तुम क्या कराए जो ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं? किम कहता है, मैंने उनके एक कल्टीवेटर को खत्म कर दिया है। हालांकि इसके लिए मुझे अपने दोनों हाथों को गंवाना पड़ा, मगर अब मैं भी एक कोर फॉर्मेशन स्टेज का एक कल्टीवेटर बन चुका हूं। ये बोलने के बाद वो किसी डेविल की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। सच में वो काफी ज्यादा डेविलिश लग रहा होता है। वहीं हम सीईओ को देखते हैं जो कि किम को देखते हुए सोचता है, ये तो सच में एक मॉन्स्टर बन चुका है। अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और अगर इस सीरीज पे आगे भी अच्छा सपोर्ट मिलता रहा तो मैं इसके आगे के चैप्टर्स भी आते ही एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो का लाइक एम है 2000 लाइक्स का, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो कमेंट्स में हमेशा की तरह बेस्ट लिख दो। चलो फिर मैं मिलता हूं तुम्हें कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाना। इस एपिसोड की शुरुआत में हम किम को देखते हैं जो कि बड़े ही डेविलिश तरीके से कहता है, सीईओ क्या तुम देख रहे हो, मैंने यहां तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल कर दिया है। वहीं हम सीईओ को देखते हैं जो कि मिस्टर किम को देखकर खुद से कहता है, सच में ये इंसान तो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके अंदर मौत का डर भी खत्म हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं उन दोनों की तरफ एक काफी पावरफुल अटैक आने लगता है जिससे कि वहां पे एक काफी बड़ा धमाका होता है। मगर वहीं हम देखते हैं वो दोनों अभी भी बिल्कुल सही सलामत खड़े होते हैं। लेकिन हम देखते हैं उस धमाके से सीईओ का पूरा पैलेस टूट जाता है, जिसे देखकर सीईओ रोने लगता है और वो रोते हुए खुद से कहता है, मैंने इस पैलेस को बनाने के लिए अपने सारे पैसे लगा दिए थे। ये सोचकर वो और भी ज्यादा सैड फील करने लगता है। तभी हम किम को देखते हैं जो कि हंसते हुए सीईओ से कहता है, सीईओ क्या तुम देख रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहां तक भाग कर आया हूं क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि आखिर एक कल्टीवेटर बनने के लिए कितना पागलपन चाहिए होता है। वहीं हम सीईओ को देखते हैं जो कि अभी भी अपने पैलेस को ही देख रहा होता है और उसे अपने पैलेस को देखकर काफी गुस्सा आने लगता है।
और मन ही मन खुद से कहता है, इन कमीनों की वजह से मेरा इतना बड़ा पैलेस डिस्ट्रॉय हो गया। सच में मुझे इन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मगर इनकी पावर्स के सामने मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर तभी हम देखते हैं किम अनकॉन्शियस हो जाता है और नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही ज़मीन पर आ गिरते हैं। वहीं हम देखते हैं किम की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो सीओ से कहता है, सीओ मुझे नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी सिखाई टेक्निक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना। तभी हम सीओ को देखते हैं जो कि किम से कहता है, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली हैं, अब बोलना बंद करो और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। तभी हम उस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि किम के पीछे पड़ा हुआ था। वो एक पेड़ पर खड़ा होकर सीओ से कहता है, लड़के, वो काले कपड़ों वाला लड़का एक क्रिमिनल है, तो तुम उससे दूर रहो। आगे से हम सीओ को देखते हैं जो कि उस कल्टीवेटर से काफ़ी सीरियस होकर कहता है, क्या तुम यहाँ पर इसे पनिश करने आए हो? तभी वो कल्टीवेटर सीओ से कहता है, हाँ बिल्कुल। उस कल्टीवेटर के इतना बोलते ही हम देखते हैं सीओ किम को अपनी पीठ पर उठाकर वहां से दौड़ने लगता है। वहीं सीओ को दौड़ते हुए देखकर वो कल्टीवेटर बड़े ही डेविलिश तरीके से कहता है, लगता है ये लड़का एक बेवकूफ़ है, मगर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। ये बोलते समय वो अपनी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ऑरा रिलीज करने लगता है। फिर वो अपने मार्शल ज़ॉम्बीज़ को समन कर लेता है और वो ज़ॉम्बीज़ दिखने में काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ को देखकर सीओ भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर सीओ और भी तेज़ी से वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए वो खुद से कहता है, आखिर अब ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर कहाँ से आ गए? तभी वो कल्टीवेटर सीओ से कहता है, लड़के, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम उस अल्टीमेट मार्शल स्पिरिट को मुझे हैंडओवर कर दो। वहीं हम सीओ को देखते हैं जो कि उस कल्टीवेटर की इस बात को सुनकर किम से पूछता है, क्या तुम्हें अल्टीमेट मार्शल स्पिरिट कह रहा है? हालांकि किम कोई भी जवाब नहीं देता। किम को कुछ ना बोलता देख सीओ घबराते हुए किम से कहता है, किम आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मगर तभी एक ज़ॉम्बी किम के काफ़ी करीब पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बी सीओ के करीब आता है, सीओ अगले ही पल उस ज़ॉम्बी की गर्दन को बड़ी ही बेरहमी से काट देता है और उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद सीओ फिर से भागने लगता है। वहीं भागते हुए सीओ किम से कहने लगता है, किम अब उठ भी जाओ, तुम्हारा वेट सच में काफ़ी ज़्यादा है और तुम्हें यूं अपनी पीठ पर उठाकर अब मैं भी थक चुका हूं। मगर आगे से किम अभी भी कोई जवाब नहीं देता। वहीं फिर हम देखते हैं सीओ यूं ही लगातार भागता रहता है और भागते भागते वो एक माउंटेन क्लिफ पर आ पहुंचता है, जिसके आगे हम देखते हैं रास्ता खत्म हो जाता है। तभी सीओ के पीछे वो ज़ॉम्बीज़ और वो कल्टीवेटर भी आ पहुंचते हैं। वहीं हम उस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि सीओ की तारीफ करते हुए कहता है, तुम सच में काफ़ी अमेजिंग हो, तुम पूरे 3 दिन से लगातार भाग रहे हो। मुझे तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा कि आखिर तुम इतने बूढ़े होने के बाद भी इतना कैसे भाग सकते हो, लेकिन अफसोस अब तुम और नहीं भाग सकते। उस अल्टीमेट मार्शल स्पिरिट को मेरे हवाले कर दो। वहीं आगे से हम सीओ को देखते हैं जो कि आगे से बड़े ही डेविलिश तरीके से हंसने लगता है। सीओ को यूं हंसता हुआ देखकर वो कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो बड़ी हैरानी से सीओ से पूछता है, आखिर अब तुम यूं हंस क्यों रहे हो? वहीं हम सीओ को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और स्वॉर्ड निकालते वक्त वो मन ही मन सोचता है, मार्शल आर्ट का ट्रू मीनिंग जानने में किम ने मेरी काफ़ी मदद की है और इस लाइफ में किम ही मेरा मेंटर है जिसने कि हर कदम पर मेरा साथ दिया। ये सोचने के बाद सीओ चिल्लाकर उस कल्टीवेटर से कहता है, अगर तुम्हें मेरे मास्टर को मारना है तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। वहीं इस बात को सुनकर वो कल्टीवेटर भी एक काफ़ी सीरियस फेस बना लेता है और फिर सीओ से कहता है, लगता है तुम लोगों को कल्टीवेटर से ज़रा भी डर नहीं लगता, मगर आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक कल्टीवेटर की ट्रू पावर्स को और मैं तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा जो कि मौत से भी ज़्यादा खौफनाक होगा। ये बोलने के बाद वो अपने पास 2 हाथों को समन कर लेता है और हम देखते हैं वो दोनों हाथ सीओ की तरफ नहीं बल्कि किम के शरीर के साथ आ जुड़ते हैं। ये देखकर सीओ को कुछ भी समझ नहीं आता, मगर तभी हम उस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि काफ़ी सीरियस होकर कहता है, इस कमीने को ख़त्म कर दो। उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं वो कल्टीवेटर किम को भी एक ज़ॉम्बी में बदल देता है। ये देखकर सीओ को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो उस कल्टीवेटर से गुस्से में चिल्लाकर कहता है, कमीने बास्टर्ड कहीं के। वहीं हम किम को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। किम सीओ पर हमला करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं सीओ उसके अटैक से बच जाता है और फिर हम किम को देखते हैं जो कि लगातार ही सीओ पर अटैक करने लगता है, मगर आगे से सीओ उन सभी अटैक्स को बड़ी ही तेज़ी से डॉज कर रहा होता है। उन सभी अटैक्स को डॉज करने के बाद हम देखते हैं सीओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो उस कल्टीवेटर से काफ़ी गुस्से से कहता है,
आखिर तुम एक मरे हुए इंसान की इस तरह से बेइज्जती कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? आगे से वो कल्टीवेटर कुछ भी नहीं बोलता, बस सीओ को देखकर मुस्कुराता रहता है। वहीं हम वापस से किम को देखते हैं, जो कि अभी भी लगातार ही सीओ पर हमला कर रहा होता है। और वहीं सीओ उससे बचते हुए सोचने लगता है कि शुक्र है ये यहाँ पर अपनी असली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसका मतलब अभी मेरे पास इससे बचने का एक मौका है, लेकिन इसकी ताकत और स्पीड फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरी बूढ़ी हड्डियां इसे ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाएंगी। वहीं हम देखते हैं धीरे धीरे सीओ को किम के उन अटैक्स को रोकने में मुश्किल होने लगती है, और वो सोचता है अब तो मेरी तलवार भी इसके अटैक्स को रोकते रोकते कांपने लग जा रही है। यहाँ तक कि अब ये कपाहट मुझे मेरे पूरे शरीर में महसूस हो रही है। लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे इस लड़ाई को खत्म करना होगा। ये सोचने के बाद सीओ किम से माफ़ी मांगने लगता है और अपनी एक काफ़ी पावरफुल टेक्निक का यूज़ करने लगता है, जिसका कि नाम 7 गेट ऑफ हेवेंस होता है। लेकिन तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर कि किम सीओ को 7 गेट ऑफ हेवन टेक्निक को सिखा रहा होता है। तभी हम सीओ को देखते हैं, जो कि किम से पूछता है आखिर भला ये किस तरह का नाम हुआ। आगे से किम चुपचाप से सीओ को देखने लगता है और फिर वो जमीन पर लेटकर सीओ से कहता है ये 7 गेट ऑफ हेवन टेक्निक मुझे बेक टू माउंटेन की याद दिलाता है। फिर वो हंसते हुए कहता है हालांकि इस दुनिया में कोई भी बेक टू माउंटेन नाम की जगह नहीं है, मगर हम दोनों ही अर्थ से हैं, और जैसे कि तुम जानते ही हो कि वहां का सबसे बड़ा माउंटेन वो बेक टू माउंटेन है, तो मैंने उसी माउंटेन को दिमाग में रखकर इस टेक्निक का ये नाम रखा था। इस बात को सुनकर सीओ भी जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो हंसते हुए किम से कहता है तो ये बात है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर कि हम सीओ को देखते हैं, जो कि ये सब सोच रहा होता है। वो सोचता है कि वो हेवनली माउंटेन्स इंसान की इच्छाओं को स्वर्ग की ओर अट्रैक्ट करता है, और इस समय मेरा ओपोनेंट एक तरह से हेवेंस जितनी स्ट्रेंथ रखने वाला एक क्रिएचर है, इसीलिए मैं अपने इस अटैक में अपनी पूरी फोर्स का इस्तेमाल करने वाला हूं। लेकिन तभी हम देखते हैं सीओ किम पर एक अटैक करता है, जिससे कि किम थोड़ा पीछे की ओर धकेला जाता है। वहीं हम वापस से सीओ को देखते हैं, जो कि खुद से कहता है ये टेक्निक एक हेवनली टेक्निक है, और इस टेक्निक को किम ने स्पेशली मेरे लिए बनाया था, और इस टेक्निक को सिर्फ वही यूज कर सकता है जो कि फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट हो, या जिसने की खास मेरिडियन को इनहेरिट किया हो। और इस टेक्निक को बनाने और मुझे सिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो किम ही था। ये सोचने के बाद सीओ अपनी उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, और हम देखते हैं सीओ किम की बॉडी पर कई सारी स्वॉर्ड स्लैशेस लगाने लगता है, जिससे कि हम देखते हैं किम की बॉडी से काफ़ी सारा ब्लड निकलने लगता है। वहीं हम वापस से सीओ को देखते हैं, जो कि स्वॉर्ड स्लैशेस लगाते हुए खुद से कहता है मुझे इस ज़ॉम्बी को ख़त्म करना ही होगा। वहीं हम उस कल्टीवेटर को देखते हैं, जिसे कि सीओ पर काफ़ी गुस्सा आने लगता है, और वो चिल्लाकर कहता है कमीने कहीं के। मगर वहीं हम किम को देखते हैं, जिसकी बॉडी अब ट्रांसफॉर्म होकर एक काफ़ी बड़ी शेप ले लेती है, और फिर किम सीओ पर अटैक करने लगता है। वहीं हम सीओ को देखते हैं, जो कि उन अटैक से बचते हुए खुद से कहता है ये ज़ॉम्बी तो अब पहले से भी कई ज़्यादा पावरफुल बन गया है, मुझे इसके अटैक्स को डॉज करना होगा। लेकिन तभी वो खुद को शांत करता है और खुद से कहता है मैं वैसे भी अब जल्दी ही मरने वाला हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब इसके अटैक्स को और डॉज करना चाहिए या फिर इससे डरना चाहिए। ये सोचने के बाद वो बड़ी ही तेजी से किम की ओर आगे बढ़ने लगता है, और अब की बार सीओ की स्पीड उसके पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। हम सीओ को देखते हैं, जो कि पल भर में ही किम के पास पहुंच जाता है। सच में यहाँ पर सीओ किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा होता, मगर तभी हम देखते हैं सीओ वहां पर ब्रेक थ्रू कर लेता है, और जैसे ही वो ब्रेक थ्रू करता है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो सोचने लगता है आखिर मुझे ये किम के अटैक्स अब इतनी स्लो क्यों लग रहे हैं, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूं। वहीं हम किम को देखते हैं, जो कि इसी बीच सीओ पर अटैक कर देता है, मगर हम देखते हैं सीओ उस अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है, और डॉज करने के बाद सीओ अपनी स्वॉर्ड को बस हल्का सा स्विंग करता है, जिससे कि हम देखते हैं किम की गर्दन पर एक काफ़ी बड़ा कट लग जाता है। ये देखकर तो सीओ पूरी तरह से चौंक जाता है, और फिर वो खुद से कहता है क्या इसे ही पीक लेवल की पावर्स कहते हैं। वहीं हम किम को देखते हैं, जिसकी सोल उस ज़ॉम्बी के अंदर से सीओ को देखकर मुस्कुरा रही होती है। वहीं इस चीज़ को सीओ भी नोटिस कर लेता है, और अगले ही पल सीओ उस ज़ॉम्बी की ओर आगे बढ़ने लगता है, और फिर अगले ही पल सीओ उस ज़ॉम्बी के शरीर के पूरे 32 टुकड़े कर देता है, और हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी वहीं पर मारा जाता है। मगर तभी हम किम की सोल को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए सीओ से कहती है सीओ तुम्हें यूं ही हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। वहीं फिर हम सीओ को देखते हैं, जो कि अब उस कल्टीवेटर पे अटैक करने लगता है, मगर हम देखते हैं वो कल्टीवेटर सीओ के उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन सीओ के उस अटैक से वो पूरा का पूरा माउंटेन बर्स्ट हो जाता है,
जिससे कि हम देखते हैं सीओ अब उस खाई में गिरने लगता है और वो नीचे गिरते हुए खुद से कहता है, लगता है मेरी इस जर्नी का भी अब एंड आ चुका है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अब इसके अगले एपिसोड में पता चलेगा कि अब आगे क्या होने वाला है। चलो अब मैं मिलता हूं तुम्हें कल कुनलुन वाली सीरीज के साथ, और जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाकर उसे भी देख लो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो भी एक म्यूरिम बेस्ड स्टोरी है और इस वीडियो का लाइक एम है पूरे 2000 लाइक्स का। जल्दी से कंप्लीट करवा दो और कमेंट्स में बेस्ट लिखना मत भूलना। चलो अब मैं मिलता हूं तुम्हें कल कुनलुन वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।